हाँ, जो भी आपके फ्रिक्शन होगा जहाँ पे भी बेसिकली इन अ कंप्रेसर यू हैव अ फ्रिक्शन पार्ट विथ ईच अदर। जैसे कि मान लो हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात करते हैं, तो वहां पे कहाँ कहाँ फ्रिक्शन हो सकता है। एक तो मेन शाफ्ट जो है वो दोनों एंड पे बेरिंग रहेंगी, शाफ्ट सी एंड पे बेरिंग रहेगी। फिर ये ओपन एंड जहाँ पे रहता है, जहाँ पे शाफ्ट बाहर आता है, वहां के बेरिंग में फ्रिक्शन होगा। फिर आपका कनेक्टिंग रॉड, उसका फ्रिक्शन होगा। कनेक्टिंग पिन है पिस्टन की, उसका फ्रिक्शन होगा। अभी पिस्टन पिस्टन का फ्रिक्शन नहीं होता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी वी आर हैविंग पिस्टन पिंस, बट स्टिल सम ऑयल इज गोइंग ओवर देयर। और ये सब करके जैसा हमने पहले भी बात किया था, हमारे पास एक लुब्रिकेशन साइकिल रहती है जहां पे ऑलरेडी वहां पे पंप रहता है, लुब्रिकेशन पंप। और उससे हमारे फोर्स टाइप लुब्रिकेशन से पूरा जो भी कंप्रेसर में जहां जहां पे भी फ्रिक्शन होता है वहां पे वो सब लाइनें जाती है। और वहां पे मतलब लुब्रिकेशन होके जो भी ऑयल आता है वो फिर अपने क्रैंकेस में आता है। ओके, तो फिर जो ऑयल गर्म होके आता है वो ठंडा कैसा होगा? एनी आइडिया हाउ दैट ऑयल विल गेट कूल्ड? रेफ्रिजरेंट से, क्योंकि हमारा ये जो भी ऑयल रहता है इट इज ऑन अ सक्शन साइड। क्रैंकेस में हमारा सक्शन प्रेशर रहता है। ओके, अगर कंप्रेसर बंद है तो अपना इक्विलाइज प्रेशर रहता है। मान लो अगर R22 का प्रेशर है तो इट विल बी अराउंड 140 psig and temperature will be as per ambient. But when we start the system, there will be discharge pressure and suction pressure developing on both sides. And whenever suction pressure is developing, you will have that temperature inside the crankcase. मान लो अगर आपका सक्शन प्रेशर 70 है, 70 है, तो आपका करीबन 4.5 डिग्री का इवापोरेशन है। और जो गैस जो आ रहा है क्रैंकेस में वापस, उसका लगभग टेम्परेचर होगा 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो जो कूल गैस है उसके कारण अपना ऑयल भी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो वट एवर द लुब्रिकेशन हम लोग उसमें यूज करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या होने चाहिए ऑयल के, उसके ऊपर हम लोग को गौर करना है। हेलो, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहेगा रेफ्रिजरेशन ऑयल का, वो रहेगा विस्कोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी? विस्कोसिटी किसके कहते हैं अपन? जो ऑयल का थिकनेस रहता है। अभी आपने देखा होगा, आपके मतलब टू व्हीलर में पहले अगर स्कूटर अगर रहता था तो उसमें ऑयल डालते थे, पेट्रोल के साथ ऑयल डाला जाता था क्या? तो विस्कोसिटी का मतलब है जो आपका थिकनेस है ऑयल का। विस्कोसिटी मतलब व्हाट यू कॉल विस्कोसिटी? इट विल इंडिकेट हाउ रेडिली ऑयल विल फ्लो। जो आपका ऑयल रहेगा, आपका घर का ऑयल रहता है वो ठीक रहता है। आपने देखा होगा जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना ये सनफ्लावर ऑयल वगैरह, वो ठीक रहता है। जो गाड़ी में जो ऑयल डालते हैं 4S का जो भी ऑयल डालते हैं वो पतला रहता है। तो जो ऑयल ठीक रहेगा
जो ऑयल ठीक रहेगा उसका विस्कोसिटी कम रहेगा, क्योंकि वो क्या होगा, इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा। और जो ऑयल थिन रहेगा मतलब पतला रहेगा, उसका विस्कोसिटी ज्यादा रहेगा। तो ये विस्कोसिटी के लिए हमेशा जो भी ऑयल का स्पेसिफिकेशन होता है वहां पे एक नंबर होता है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली हम लोग जो ओपन टाइप कंप्रेसर है उसमें हम लोग N68 करके ऑयल डालते हैं। N68 जनरली अगर जो भी देखा जाए ना R22 के लिए अगर हम लोग ऑयल यूज कर रहे हैं ओपन टाइप में N68, that 68 stands for the viscosity of that oil, and that is called as a centistroke. centistroke कहा जाता है उसको, विस्कोसिटी जो सेंटीस्ट्रोक में काउंट की जाती है। तो N68 का ऑयल चलता है अपने को, फिर N32 भी ऑयल चलता है। कई केसेस जो है अपने रेफ्रिजरेशन कोल्ड रूम की जो है वहां पे N32 का भी ऑयल चलता है। तो ये जो नंबर है दैट विल इंडिकेट द सेंटीस्ट्रोक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑयल। तो हम लोग को ये देखना है कि हमारा ऑयल गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा पतला अगर रहेगा तो क्या करेगा, जब वो बेरिंग में जाएगा तो इट विल नॉट बी एबल टू होल्ड द ऑयल, क्योंकि जो भी फ्रिक्शनल पार्ट है उसके अंदर ऑयल जब भी जाएगा तो थोड़ा देर वहां पे रुकना भी चाहिए, तो देन ओनली इट कैन एक्सट्रैक्ट द हीट। अगर बहुत पतला है तो निकल के आएगा तुरंत और वहां का हीट जो है निकल नहीं पाएगा। और अगर बहुत गाढ़ा है तो क्या होगा, वो बेरिंग के बीच में जो बहुत फ्रैक्शनल गैप रहती है, बहुत थाव की गैप रहती है, मान लो 2 थाव 3 थाव की गैप रहती है, दो जो फ्रिक्शनल पार्ट रहते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पार्ट रहते हैं उसमें। तो अगर गाढ़ा ऑयल है तो उसमें इंटर भी नहीं कर पाएगा। तो आपको वो देखना है कि आपका ऑयल सही विस्कोसिटी का हो। तो अगर आपने अभी नॉर्मली अभी क्या है ना, अभी सबको आपको तो रेडीमेड मिल जाता है नेट के ऊपर, तो यू कैन सिंपली पुट कि कोई कौन सा कॉम्प्रेसर है, कौन सा मेक का कॉम्प्रेसर है और इसके लिए क्या ऑयल यूज करना है। हर एक जो मैन्युफैक्चरर है, जैसे इमर्सन है, डैनफॉस है, जैसे वोल्टास के ओपन टाइप कंप्रेसर है, तो नॉर्मली दे आर स्पेसिफाइंग कि व्हाट ग्रेड ऑयल यू शुड यूज। वो मेक भी दिया रहता है, इंडियन ऑयल का है तो कौन सा ऑयल यूज करना है, अगर आपका भारत पेट्रोलियम का है तो कौन सा ऑयल यूज करना है। ये सब पूरा डेटा आपको इजीली मिल जाता है। नॉर्मली जो जनरल जो हम लोग ऑयल बोलते हैं N68 ऑयल, हम लोग कोई भी कंफर्ट कूलिंग के कंप्रेसर में हम लोग डाल सकते हैं, जहां तक अपना हमारे पास R22 गैस है। अभी जैसे कि अभी ये जो इको फ्रेंडली गैसेस निकले 134 गैस वगैरह, उसके लिए पीओई ऑयल करके रहते हैं, पॉलिस्टर ऑयल जिसको हम लोग कहते हैं, वो यूज करना पड़ता है। तो जैसे जो भी मैन्युफैक्चर रहेगा कंप्रेसर का, वो स्पेसिफाई करेगा कि उसमें कौन सा ऑयल यूज करना है। जैसे हम लोग स्क्रू कंप्रेसर यूज करते हैं हैंडबेल के, अभी ये वोल्टास के चिलर पे भी आते हैं, तो वहां पे हम लोग 5GS करके ऑयल यूज होता है, 5GS करके, ओके। और बिट्जर का अगर कोई स्क्रू कंप्रेसर है उसके ऊपर 320H करके ऑयल आता है, और बिट्जर का ही ऑयल होता है, दे आर ओनली गिविंग दैट ऑयल इन द मार्केट। तो ऐसा जो भी कंप्रेसर मैन्युफैक्चर है, दे आर स्पेसिफाइंग द ऑयल क्वालिटी एंड क्वांटिटी अगेन, क्योंकि क्रैंकेस में ऑयल ज्यादा भी नहीं जाना चाहिए और कम भी नहीं जाना चाहिए। नॉर्मली हमारे कंप्रेसर के ऊपर साइड ग्लास रहती है, मोर और लेस। बड़े कंप्रेसर है या स्क्रोल कंप्रेसर है तो भी वहां पे साइड ग्लास रहती है। तो ऑयल जो है नॉर्मली इट शुड नॉट बी मोर देन 3/4 ऑफ द ग्लास एंड इट शुड नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ द ग्लास। मतलब 50% और 75% ग्लास का जो ये है उसमें अपना ऑयल रहना चाहिए, एंड दैट टू व्हेन कंप्रेसर इज रनिंग। ये बात को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका स्टैंड स्टिल पोजीशन में ऑयल 50% है और कंप्रेसर चालू हो गया, तो वो लेवल अगर हाफ से नीचे गया तो वो डेंजरस कंडीशन है। और अभी हमारी जब भी गैस घूमता है पूरा सिस्टम में, गैस एंड जो ऑयल है वो एक दूसरे के साथ मिसिबल है। तो क्या होता है, हमेशा जहां पे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है वहां, या स्क्रॉल कंप्रेसर है या रोटरी कंप्रेसर है, हमारे गैस के साथ ऑयल भी पूरा सिस्टम में घूमता रहता है। आप ये चीज को ध्यान में रखो, बिकॉज सम पीपल आर हैविंग डाउट कि ऑयल कहीं क्यों जाएगा आगे, ऑयल कैसा जाएगा आगे, ऑयल कंप्रेसर में रहेगा। some percentage of oil is always getting carried by the gas, ओके। तो आप जब भी सिस्टम खोलोगे, कभी कंडेंसर में भी आपको ऑयल मिलेगा, इवापोरेटर में भी ऑयल मिलेगा, आपने ड्रायर अगर रिप्लेस किया कभी तो वहां पे भी ऑयल दिखेगा आपको। तो ये जो ऑयल है पूरा सिस्टम में घूमता रहता है गैस के साथ। तो इसके लिए हम लोग जब भी ऑयल का लेवल देखते हैं तो हम लोग को
ऑयल का लेवल कभी देखना है जब भी अपना कंप्रेसर चल रहा है. सो दैट टाइम व्हेन यू इफ यू आर फिलिंग अ न्यू ऑयल इन द कंप्रेसर, तो आपको ये चीज को ध्यान में रखना है कि आपका जो ऑयल लेवल है इट शुड बी अराउंड 75% व्हेन यू आर फिलिंग अ न्यू ऑयल. और इफ इट इज अ रनिंग कंप्रेसर, और आपको फिर कम से कम 50% तक अपनी ऑयल लेवल आनी चाहिए. ओके, तो एक हो गया अपना प्रॉपर्टी विस्कोसिटी का. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? ऑयल शुड नॉट बी हैविंग अ एसिडिक कंटेंट्स. क्यों नहीं होने चाहिए ऑयल में एसिडिक कंटेंट्स? हेलो, why our refrigeration oil should not be having any acidity contents, acidic contents? Sir, because it will corrode the compressor. हमारे जो भी इंटरनल पार्ट्स है रेफ्रिजरेशन सिस्टम के, those are more or less made out of copper. जैसे कि आपने देखे हीट एक्सचेंजर है तो they are purely made of copper. ओके, तो वो कॉपर के ऊपर एसिड जो है वो अटैक करेगा और वो ट्यूब का इरोजन करेगा. और वो इरोजन होने के बाद क्या होगा? ट्यूब का थिकनेस कम हो जाएगा और मे भी आगे जाके डेवलप का लीक डेवलप करेगा. सेकेंड पार्ट, हमारे कंप्रेसर में भी देयर आर सम फेरस मटेरियल. ओके, सम एसएस का मटेरियल है. एसएस के ऊपर नहीं एसिड अटैक करेगा, लेकिन जो भी फेरस मटेरियल है, एल्यूमिनियम है उसके अंदर. पिस्टन रॉड, अगर आपने पिस्टन कनेक्टिंग रॉड वगैरह देखे होंगे, सो इट इज मेड आउट ऑफ एल्यूमिनियम. सो उसके ऊपर ये अपना एसिड अटैक करेगा और वो पूरा मतलब जो बोलते हैं ना मटेरियल को खा जाएगा और अंदर से अंदर खोखला हो जाएगा कंप्रेसर. आपको बाहर से कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा. तो इसके लिए जब भी हम लोग ऑयल यूज करते हैं तो उसकी एसिड टेस्ट रहती है, जिसको दे ऐसा कहते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन नंबर करके रहता है ऑयल का. अगर बहुत डीप में आप प्रॉपर्टी देखने जाओ ना ऑयल की, तो उसका न्यूट्रलाइजेशन नंबर करके प्रॉपर्टीज में रहता है. सो इट शुड नॉट एक्सीड 0.05. ओके, ये ध्यान में रखिए. ऑयल का जो न्यूट्रलाइजेशन नंबर है शुड नॉट एक्सीड 0.05. तो ये हो गया एसिडिक कंटेंट. सेकेंड होता है उसका फ्लॉक पॉइंट. सो व्हाट इज द फ्लॉक पॉइंट? फ्लॉक पॉइंट क्या होगा? अगर हमने ऑयल को ठंडा करना चालू किया तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा होगा कि वहां पे वो टेम्परेचर पे ऑयल में जो वैक्स कंटेंट है वो सेपरेट आउट होना चालू हो जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लॉक पॉइंट ऑफ द ऑयल. समझ में आ रहा है? अगर ऑयल आपका बह रहा है, मान लो हम लोग रेफ्रिजरेटर का केस लेते हैं. रेफ्रिजरेटर में क्या होगा? इवापोरेटर जो है रेफ्रिजरेटर का, इट माइट कैरी अ टेम्परेचर ऑफ -10 डिग्री. अगर आपका ऑयल सही नहीं है तो क्या होगा? वो ऑयल जब भी इवापोरेटर में से फ्लो हो रहा है गैस के साथ, तभी वो ऑयल का वैक्स अलग हो जाएगा एंड इट विल obstruct the flow of the refrigerant inside the evaporator. अगर आपकी क्वालिटी सही नहीं है ऑयल की तो क्या होगा? वो गाढ़ा हो जाएगा and it will not get flow with the this thing refrigerant. और वो क्या करेगा? रेफ्रिजरेंट फ्लो को डिस्टरबेंस करेगा और आपका पूरा रेफ्रिजरेंट फिर वहां कंप्रेसर में आ नहीं पाएगा. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी सिस्टम का जो टेम्परेचर है, व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ योर रेफ्रिजरेशन सिस्टम. अगर हम लोग एयर कंडीशनर की बात करें तो एयर कंडीशनर का जैसे हमने देखा 4.5 डिग्री का इवापोरेशन है. तो अगर किसी भी केस में अगर मेरा अगर गैस का प्रेशर कम भी हो गया तो भी इट विल नॉट गो बिलो टेम्परेचर ऑफ -5 डिग्री. तो मेरे को ये मालूम होना चाहिए कि मेरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम का लोएस्ट टेम्परेचर क्या जाने वाला है इन एनी एडवर्स कंडीशन. नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में 4.5 पे मेरा मशीन चलेगा, लेकिन जब भी मेरा आधा गैस उड़ गया और आधा गैस पे मेरा चल रहा है तो क्या होगा? मेरा जो इवापोरेशन टेम्परेचर है वो और कम हो जाएगा. और इवापोरेशन टेम्परेचर कम हो गया और उसको ऑयल विस्टैंड कर नहीं पाएगा, तो ऑयल क्या होगा? वहां पे ही रुका रहेगा. ऐसा उसका जो वैक्स है वो अलग हो जाएगा और ऑयल वहां पे रुक के हो सकता है मेरे ट्यूब को ब्लॉक करेगा या रेफ्रिजरेंट फ्लो को डिस्टर्बेंस पैदा करेगा. तो इसके लिए आपका जो फ्लॉक पॉइंट है इट शुड बी लोएस्ट. तो मतलब इसका मतलब ऐसा हुआ, जो ऑयल आप कंफर्ट कूलिंग में यूज कर रहे हो वो ब्राइन टेम्परेचर, ब्राइन चिलर है. अगर आपका मान लो कोई -10 -15 डिग्री का चिलर है तो आपको ये मालूम होना चाहिए
ब्राइन चिलर में भी आप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज कर रहे हो और कंफर्ट कूलिंग में भी आप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज कर रहे हो, सेम कंपनी का, मान लो कोई XYZ वोल्टास कंपनी का है या ब्लू स्टार कंपनी का है। लेकिन अगर वो कंप्रेसर को आप अगर कंफर्ट पे चला रहे हो तो आपको एक टाइप का ऑयल लगेगा, जैसा हमने कहा N68 लगेगा। लेकिन अगर इसी कंप्रेसर को आप अगर ब्राइन पे -10 ब्राइन है तो उसका इवापोरेशन टेम्परेचर होगा -16 या -15, तो उसका जो लोएस्ट टेम्परेचर होगा इट विल बी -25 अराउंड। तो आपका जो ऑयल है दोनों कंप्रेसर में अलग अलग ऑयल आएगा, अलग अलग प्रॉपर्टी का, बिकॉज द एप्लीकेशन इज डिफरेंट एंड लोएस्ट टेम्परेचर फॉर द बोथ सिस्टम इज डिफरेंट। समझ में आ रहा है? सर एक क्वेश्चन होता. हाँ बोला. सर ते ऑइलची जेव्हा ड्रॉप होतं म्हणजे लेवल कमी होते तेव्हा कसं इंडिकेट होतं? साइड लॉसवर होतं. Side loss is the only way from external side. Okay sir. You can check it with side loss. कुठच्या कॉम्प्रेसर बद्दल बोलता, कुठच्या युनिट बद्दल बोलता? नाही कोणतं पण सर ज्याच्यात ऑइल वापरलं जातं ना कॉम्प्रेसर मध्ये. जेव्हा हम लोग we are using a split air conditioner. Split air conditioner is a very small compressor, rotary compressor or maybe scroll compressor. So low capacity scroll compressor, maybe up to 10 TR or up to 7.5 TR scroll compressor, they are not giving oil level. जो साइड लॉस है वो देते नहीं. तो उसमें क्या होता है कि because they know that compressor is going to get used on a comfort air conditioning, so वो थोड़ा सा मतलब कुछ क्वांटिटी का ऑयल ज्यादा डाल के देते हैं, because they know some of oil is going to get transferred into the system and that will not come back. Always it will remain there. जो भी आगे वाला ऑयल है वो वापस आएगा, लेकिन कुछ क्वांटिटी हमेशा सिस्टम में पड़ा रहेगा. तो इसके लिए वही सब ऑयल चार्ज करके देते हैं. लेकिन जो बड़े सिस्टम रहते हैं 10 TR एंड अबव सिस्टम रहते हैं, वहां पे नॉर्मली कंप्रेसर को ऑयल लेवल साइड लॉस दी हुई रहती है और डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन टॉप अप द ऑयल और रिमूव द एक्सेस ऑयल. नॉर्मली अभी हम लोग जो बोलते हैं फ्लडेड चिलर में हमारे पास बहुत सारा ऑयल जमा होता है फ्लडेड चिलर में. ओके, तो फ्लडेड चिलर में एक यहाँ पे वो ऐसा टैप भी दिया हुआ है, वहां से आप ऑयल ड्रेन कर पाते हो. Some of the oil can be drained from the flooded chiller and it can be reused. Okay. उसके आगे पोर पॉइंट करके एक उसका प्रॉपर्टी है, ऑयल का पोर पॉइंट प्रॉपर्टी है. पोर पॉइंट मतलब क्या? POUR, पोर पॉइंट. तो इट इज अ टेम्परेचर at which oil will cease to flow. ये टेम्परेचर ऑयल का ऐसा है कि जो टेम्परेचर को ऑयल बहना बंद हो जाएगा. सो दैट इज द पोर पॉइंट ऑफ द ऑयल. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग लो टेम्परेचर यूनिट्स में जब भी ऑयल यूज करते हैं तो भी आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका पोर पॉइंट अगर लोएस्ट नहीं रहेगा, हायर रहेगा, तो क्या होगा? कोल्ड रूम के जैसे एप्लीकेशन से या ब्राइन चिलर जैसे एप्लीकेशन है, वहां पे ऑयल रुका रहेगा एंड वो अपने गैस फ्लो के लिए डिस्टर्बेंस करेगा. और वो अगर ऑयल वापस नहीं आया जो भी सिस्टम में गया तो क्या होगा? कंप्रेसर के जो भी बेरिंग्स है वो जो स्टार्विंग हो जाएगा उसको, और कंप्रेसर अपना खराब हो सकता है. इसके लिए ऑयल रिटर्न जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एयर फ्रिक्शन के लिए. तो पोर पॉइंट जो है, द टेम्परेचर एट विच ऑयल विल सीज टू फ्लो इज कॉल्ड द पोर पॉइंट. और फ्लॉक पॉइंट क्या था? टेम्परेचर एट विच द वैक्स इन द ऑयल विल स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट. मतलब पोर पॉइंट नीचे रहेगा कि फ्लॉक पॉइंट नीचे रहेगा? क्या होगा? दो डेफिनेशन में लोएस्ट कौन सा रहेगा? फ्लॉक पॉइंट. लोएस्ट फ्लॉक पॉइंट रहेगा? यस सर. नहीं, पोर पॉइंट रहेगा ना भाई. पोर पॉइंट सबसे कम रहेगा और पोर पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर अपना फ्लॉक, बिकॉज दोस टू पैरामीटर्स विल बी डिफरेंट ऑलवेज फॉर द सेम ऑयल. सो पोर पॉइंट विल बी ऑलवेज लेस देन फ्लॉक पॉइंट. ओके. फिर नेक्स्ट वाला जो है दैट इज अ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. अभी आपने देखा होगा हमारा जो ऑयल है उसमें क्या हो गया? उसमें रेजिस्टेंस होना चाहिए. अगर उसमें कभी
मान लो कि करंट उतर गया तो उसमें रेजिस्टेंस होना चाहिए, इट शुड हैव द इंसुलेशन प्रॉपर्टी। ऑयल को जो है ना इंसुलेटेड प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑयल का कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रिक पोल के बीच में 0.1 इंच का गैप रखते हैं और वो उसको जो है ना ऑयल में इमर्स करते हैं और उसको 1 किलो वोल्ट मतलब 1000 वोल्ट का उसमें से करंट पास करते हैं और वो चेक करते हैं। अगर अगर डाइलेक्ट्रिक रेंज सही नहीं है तो क्या होगा कि वहां पे स्पार्क होगा दो के बीच में। अगर अगर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सही है तो वहां पे स्पार्क नहीं होगा। दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसको ऑयल में डुबा के रखते हैं और उसके बीच में 0.1 इंच का डिस्टेंस रहते हैं और उसमें से 1000 वोल्ट 1 किलो वोल्ट 1 केवी बोले तो 1000 वोल्ट का उसमें से करंट पास करते हैं। अगर ऑयल सही है तो वहां पे वो दोनों के बीच में स्पार्क नहीं होना चाहिए, मतलब ऑयल शुड ऑफर द रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फ्लो। तो ऐसी उसकी टेस्ट की जाती है और अगर वो टेस्ट पास हो गया है तो ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सही है, ऐसा कहा जाता है। अब ये सब चीज है ना शायद आपको करंट सिचुएशन में यूज नहीं होगी, बट आपको मालूम होना चाहिए कि ऑयल की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। आपको क्या होता है ना, मार्केट में ऑयल डायरेक्टली मिलता है, सो यू डोंट नीड टू चेक इट्स फ्लॉक पॉइंट, यू डोंट नीड टू चेक इट्स पोर पॉइंट। आपको उसको एसिडिटी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो भी मैन्युफैक्चर रहेगा उसने वो उसके ऑयल के पूरे जो प्रॉपर्टीज है आपको डिस्प्ले किए हुए रहेंगे। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए उसमें क्या क्या नहीं है, ये स्टडी करने के लिए हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको ये सब मतलब क्या बोल रहे हैं शायद समझ में नहीं आएगा, ये सब आपको फील्ड में आपके हाथ से कुछ करना नहीं है, आपको ऑयल रेडीमेड मिलने वाला है, लेकिन आपको स्टडी के लिए मालूम होना चाहिए कि इसकी ऑयल की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। उसके बाद प्रॉपर्टी आते हैं केमिकल स्टेबिलिटी। ओके, अभी ऑयल के कांटेक्ट में क्या क्या होता है, सब तरह से आपके मेटल कांटेक्ट में आ रहे हैं ऑयल के, फिर कुछ मॉइस्चर आ रहा है, बराबर ना। हमारा जो सिस्टम जब भी ओपन रहेगा तो उसमें सब कुछ मॉइस्चर जाएगा, उसमें कोई कॉन्टेमिनेशन हो सकता है, कोई बाहर की डस्ट गई डर्ट गई ऐसा भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर टेक्नीशियन और इंजीनियर हाउ मच प्रिकॉशन इज टेकिंग फॉर द सिस्टम। हमारी जो सिस्टम है रेफ्रिजरेशन की, इट इज जस्ट लाइक अवर बॉडी। अगर कोई भी हम लोग नॉर्मली अभी देखो, हम लोग को कभी कोई मतलब गिरता है, कोई बच्चा गिरता है तो उसको जख्म हो जाती है, तो वो जख्म को हम लोग को उसको ढक के रखना है पूरा, मतलब डेटॉल लगा के, बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स उसमें जाने नहीं चाहिए। उतनी ही प्रिकॉशन हम लोग को रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए लेनी चाहिए। कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का पार्ट किसी भी वजह से अपने को ओपन रखना नहीं है, और बारिश में तो नहीं रखना है, और सीजन में ठीक है लेकिन बारिश में कभी ओपन नहीं रखना। क्या होगा बारिश में, क्या होता है नॉर्मली देयर इज अ ह्यूमिडिटी इन द एयर, हाईएस्ट ह्यूमिडिटी इन द एयर। अगर वो एयर हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जाके बैठ गई तो बाद में उसको निकालना मुश्किल होता है, जो भी मॉइस्चर उसमें जाके बैठेगा क्यों उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए द बेस्ट वे इज दैट टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंट्री इनटू द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जो भी आपके पास कॉपर पाइप पड़े रहते हैं, जो भी आपने मान लो कोई प्रोजेक्ट के लिए है, उसकी कॉपर पाइप के जो एंड से, तो बोथ एंड से वो बंद रहने चाहिए। कोई भी सिस्टम जो भी, अगर कोई भी आपका मतलब गया हुआ कंप्रेसर है, अपने जो छोटे सिस्टम के एसी का कंप्रेसर है कोई, अगर वो गया भी है तो आपको उसको ये करना है कि अपने इंसुलेशन टेप से उसके जो भी इनलेट आउटलेट है उसको बंद करके रखना है, बिकॉज मॉइस्चर शुड नॉट एंटर इनटू द सिस्टम एट एनी कॉस्ट। दैट प्रिकॉशन यू शुड टेक, जस्ट लाइक हम लोग जो हमारे को जो जख्म होता है उसका जो हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं, उसमें कोई डस्ट नहीं जाना चाहिए, कोई बाहर की हवा नहीं लगना चाहिए, जो भी हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं उतनी प्रिकॉशन हम लोग को हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए लेनी चाहिए। तो जो भी आप अपन ऑयल जो भी अपन यूज कर रहे हैं, इट शुड नॉट गेट, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में कांटेक्ट होता है, कॉपर में कांटेक्ट होता है, फेरस मटेरियल में कांटेक्ट होता है, मॉइस्चर से कांटेक्ट होता है, तो ऑयल की प्रॉपर्टी बदलनी नहीं चाहिए। ऑयल उतना केमिकली स्टेबल रहना चाहिए ताकि ये जो भी चीज उसके साथ जो जुड़ रहे हैं उससे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, केमिकली स्टेबल होना चाहिए ऑयल। ओके, नेक्स्ट इज मॉइस्चर कंटेंट।
अभी हर ऑयल का अगर आप प्रॉपर्टी देखोगे, जब भी ऑयल, जो भी ऑयल अगर फैक्ट्री में बनाया जाता है, डिस्टिल किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, जो भी प्रोसीजर से ऑयल जाता है, तो उसमें 0.02% अगर आप ऑयल का सर्टिफिकेट मांगोगे किससे भी मैन्युफैक्चर से, तो आपको मालूम पड़ेगा, दे विल इंडिकेट दिस ऑयल विल कंटेन 0.02% ऑफ द मॉइस्चर। तो मॉइस्चर उसमें रहना ही है, यू कैन नॉट रिमूव 100% मॉइस्चर फ्रॉम द ऑयल बाय एनी प्रोसेस, लेकिन यू शुड हैव मिनिमम मॉइस्चर कॉन्सेंट्रेशन इन द ऑयल, बराबर ना, क्योंकि अगर आपके ऑयल में ही मॉइस्चर रहेगा तो क्या करेगा, सिस्टम का मॉइस्चर और बढ़ जाएगा। अगर ऑयल आपका मॉइस्चर फ्री है तो आप सिस्टम का जो भी मॉइस्चर है वो इजीली निकाल पाओगे। तो मॉइस्चर कंटेंट जो ऑयल का है वो बहुत ही कम होना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया, इट शुड नॉट बी मोर देन 0.02%। आप अगर टेस्ट सर्टिफिकेट मंगाया ऑयल का कोई भी, जिससे आपने ऑयल लिया, तो वो जो मैन्युफैक्चरर थे वो टेस्ट सर्टिफिकेट डिक्लेयर करता है ऑयल के लिए। या आपको अगर बड़ा सप्लाई है, मान लो आपने 500 लीटर ऑयल किसी को देना है, तो यू कैन गेट अ टेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑयल मैन्युफैक्चरर, एंड देयर ऑल दिस जो भी पैरामीटर्स है वो वहां पे वो शो करता है। उसका फ्लॉक पॉइंट क्या है, उसका एसिडिटी न्यूट्रलाइजेशन नंबर क्या है, उसका पोर पॉइंट क्या है, उसकी केमिकल स्टेबिलिटी क्या है, ये सब जो पॉइंट है वो आपको वहां पे वो सर्टिफिकेट में वो इंडिकेट करके देगा, जो भी मैन्युफैक्चरर आपको सप्लाई करता है। ओके, तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज देखे, फिर एक बार रिपीट करते हैं। व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेशन ऑयल, वन बाय वन बताएंगे। सॉरी मैं थोड़ा ना लिख नहीं पा रहा हूँ, जो पेन जो है मेरा थोड़ा सा ये हो गया, इंक जो है तो खत्म हो गया, वो भेजा है लेकिन वो बंदा आया नहीं, मालूम नहीं। अभी आज संडे है तो सब दुकानें खुली है या नहीं है, और हम लोग MIDC एरिया में है ना, तो शायद वो इंक मिलेगी नहीं मिलेगी, आई एम जस्ट डाउटफुल। तो हमने क्या क्या स्टडी किए थे? विस्कोसिटी। हेलो, विस्कोसिटी वाज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद फ्लॉक पॉइंट एंड पोर पॉइंट। बराबर है। और केमिकल स्टेबिलिटी। करेक्ट। और एसिडिक। करेक्ट। न्यूट्रलाइजेशन नंबर के ऊपर हम लोग बात किए थे, इट शुड नॉट बी मोर देन 0.05 न्यूट्रलाइजेशन नंबर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मॉइस्चर कंटेंट, करेक्ट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बराबर है। तो ये अगेन मैं फिर बताता हूँ, देर आर पीपल इन द मार्केट हु आर यूजिंग डुप्लीकेट ऑयल, मतलब कुछ भी ऑयल भर देते हैं और उसके ऊपर वो नेम लगा दे। तो whenever possible you should buy a sealed container oil। जो सर एक हाँ। इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों के साथ जो हुआ था, वो आप फ्लॉक पॉइंट और पोर पॉइंट की बात कर रहे थे, और अभी आपने उसकी बात की, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं शेयर करो। सर हमने एक 5GS का ऑयल मंगवाया था। एक्चुअली 5GS ऑयल ये बेल्जियम से ओरिजिनली आता है, वोल्टास। ये ऑयल एक्चुअली बेल्जियम से आता है, और कुछ कारणों के कारण वो अवेलेबल नहीं था कोविड पीरियड में। वो हमने चाइना से बाय किया 5GS, सेम कंपनी, लेकिन उसका एक डीलर था 5GS। और ये इसकी टोटल कॉस्ट 200 करोड़ ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे हमने मंगाया था, तो 200 करोड़ का ऑयल मंगवाया था। और वो ऑयल हमने सर, हमारी एक साइट है पुणे में, मगरपट्टा में, बहुत बड़ा एक वो है IT पार्क है, तो उधर हमारे DB के चिलर्स है, तो उसमें हमने वो ऑयल यूज किया। सर वो ऑयल यूज करने के बाद हमारे कंप्रेसर्स फेल होने लगे, तो ये रीजन समझ में नहीं आया क्यों हो रहा है। जब हमने उसको खोल के देखा तो सर वो ऑयल वैक्स बन चुका था और पूरा सॉलिड हो गया था, क्योंकि चिलर का इवापोरेटर का टेम्परेचर इतना लो था, उसके कारण वो पूरा वैक्स में कन्वर्ट हो गया था, और उसके कारण पूरा मतलब उसका फ्लो रुक गया, या जो भी है मतलब उसका लुब्रिकेशन सफर हुआ रहेगा। करेक्ट। यस, लुब्रिकेशन के कारण हाई वाइंडिंग टेम्परेचर पे कंप्रेसर सारे फेल हो रहे थे। तो उसके, और हमने दोनों का टेस्ट करवाया, दोनों की विस्कोसिटी में जमीन आसमान का फर्क था। एक की विस्कोसिटी 40 थी जो डुप्लीकेट ऑयल था,
और जो ओरिजिनल ऑयल था शायद उसकी 74 78 ऐसा होना चाहिए। करेक्ट। तो इसके लिए आपको ये जो ऑयल के प्रॉपर्टीज है ना वो जानना चाहिए। यस सर। क्या होता है अभी हमारे पास क्या होता है, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेड ना, पीपल ट्राई टू सेल यू द स्पूरियस थिंग्स, डुप्लीकेट चीज देने। मैं अभी बताता हूँ, मेरा इंसिडेंट बताता हूँ। एक फोर्ट में नॉर्मली हमारे ये सब स्पेयर्स मिलते हैं, आप सब लोग को पता रहेगा। बंबई का जब तक बात है, पुणे में तो रहेंगे, बट बंबई में बहुत बड़ा मार्केट है फोर्ट में। वहां पे यू हैव एटलीस्ट more than 15 dealers or people who are selling all these refrigeration and air conditioning equipments, तो जिसमें वो ऑयल भी बेचते हैं। तो एक बंदा है वहां पे, मैं नाम नहीं लूंगा, आपने को उससे कुछ लेना नहीं, जस्ट आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, बिकॉज दिस 5GS ऑयल इज ए इम्पोर्टेड ऑयल। ओके, तो बंदा ने क्या किया मालूम है क्या, ये जो टीन है ना ऑयल का, वैसे के वैसे बना लिए और उसमें सादा ऑयल डाल दिया। बिकॉज दिस 5GS इज ऑयल इज कॉस्टिंग अराउंड 500 रुपीज पर लीटर। और उसने जो डब्बे में ऑयल डाला था, इट वाज कॉस्टिंग हार्डली 80 रुपीज पर लीटर। एक बार वो हमने उसको पकड़ लिया, एक बार हमने उससे सप्लाई लिया था, तो हमको भी सेम प्रॉब्लम हो गया। हमने एक ब्राइन चिलर के एप्लीकेशन में हमने वो ऑयल डाला और मालूम पड़ा कि पूरा मतलब ऐसा सफेद ऐसा फोम जैसा वो ऑयल में होने लगा। यस सर, यस सर। जब हमने उसको फिर इसमें चेक किया तो उसका जो पोर पॉइंट था ना वो बहुत अप था। मतलब हमारा टेम्परेचर था -10 डिग्री, जो भी रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर इवापोरेटर में, और उसका पोर पॉइंट 0 डिग्री था। तो पूरा ऐसा धुआं जैसे होता था और कंप्रेसर हाई करंट लेके ट्रिप, जैसा आपने सेम बताया, उसका हाई वाइंडिंग टेम्परेचर लेके वो कंप्रेसर ट्रिप हो रहा था। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि ऑयल जो भी यूज कर रहे हो, क्या अगर बाजार में 2 ऑयल अवेलेबल है, एक 650 रुपए लीटर का है और एक 100 रुपए लीटर का है, तो आपने हमेशा 650 रुपए लीटर वाले को ही यूज करना चाहिए। क्योंकि ऑयल की कॉस्ट क्या रहेगी, अगर 600 रुपए का ऑयल है, मान लो आपके पास 10 टन का कंप्रेसर है, तो उसमें 2 लीटर ऑयल लगना है, तो 2 लीटर का ऑयल हो जाएगा 1200 रुपया, और 10 टन का कंप्रेसर का कॉस्ट हो जाएगा 75,000 रुपया। तो आपने 500 रुपया बचाने के लिए अगर 75,000 रुपए का कंप्रेसर का बलि दे दिया तो वो ठीक नहीं है। तो इसके लिए आपने जो भी यूज करना है ऑयल, इट शुड बी ऑलवेज फ्रॉम द, जो बोलते हैं, रिलायबल मैन्युफैक्चरर से लेना चाहिए। आपने कोई भी पैक किया हुआ ऑयल जो भी मार्केट में मिलते हैं, जो छोटे काम करते हैं ना रेफ्रिजरेटर के वगैरह, तो आपने अगर देखा उसमें 1 लीटर का बॉटल दिया जाता है, 150 रुपया का लीटर में वो बेचते हैं, बट दैट इज नॉट अ करेक्ट ऑयल। सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग ऑयल, आपने वो ऐसे सोर्स से लेना चाहिए कि वो जो आपका रिलायबल सोर्स हो, ताकि आप उसको पकड़ सकते हो कि अगर गलत हो गया तो। क्योंकि अपना एयर कंडीशनिंग में क्या होता है, बहुत सारे इंपोर्टेड आइटम्स होते हैं, तो उसके सब्स्टिट्यूट आइटम लोग बेचने की कोशिश करते हैं। तो अभी जैसे ये पीओई ऑयल जो है, पीओई ऑयल जो है ना 1900 रुपया लीटर है, आपको मालूम है। मार्केट में 1600 रुपये से 1900 रुपया लीटर तक मिलता है। मतलब 1 लीटर लिया तो 1900 मिलेगा, 1-2 लीटर लिया तो सॉरी, अगर आपने 20 लीटर का बैरल लिया तो आपको 1500 रुपये में मिलेगा। तो आपने यही ऑयल यूज करना है, नहीं तो मार्केट में 400 रुपये लीटर वाला भी पीओई ऑयल लोग बेचते हैं, लेकिन इट इज नॉट हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज व्हाट एवर वी डिजायर। तो इसके लिए आपको ऑयल के बारे में ध्यान रखना है। वैसे सिमिलर केस इन केस ऑफ रेफ्रिजरेंट ऑल्सो। रेफ्रिजरेंट भी आपको कोई भी यूज करना है तो आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर का सील वाला सिलेंडर यूज करना है। डोंट यूज निकाला हुआ, क्योंकि क्या होता है मालूम है, मार्केट में लोग निकाला हुआ गैस को भी रीसेल करते हैं। जैसे कि अभी आपको मालूम होगा भावनगर करके गुजरात में, वहां पे क्या करते हैं, वो शिप ब्रेकिंग का काम करते हैं। तो वहां पे अगर बहुत सारे मतलब सेकेंड हैंड कंप्रेसर भी आते हैं मार्केट में, फिर गैस भी आता है, और वो आधे दाम में गैस बेचा जाता है। तो वो जो गैस रहता है वो सिस्टम से निकाला हुआ गैस रहता है, तो उसमें ऑयल कंटेमिनेशन भी रहते हैं। हमारे नासिक में भी बेचते हैं लोग। अगर ये नया गैस अगर 550 रुपया किलो है, तो जीना वाला गैस 300 रुपया किलो से भी बेचते हैं, और लोग लेते हैं और यूज करते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, हमारे एसी में जो 100 पीपल है ना, उसमें से लगभग 40-45% लोग जो रहते हैं ना, वो सही रहते हैं। दे आर वेल एजुकेटेड इन द फील्ड, और दे आर डूइंग देयर वर्क विद द, क्या बोलते हैं ना हम लोग, ऑनेस्टली करते हैं। देयर आर मोर देन 50% पीपल हु आर जस्ट थुक्का लगाते हैं और कस्टमर से पैसा निकालते हैं।
ऐसे ऐसे लोग हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ये ऐसे सेकेंड हैंड कंप्रेसर यूज करते हैं या निकाला हुआ गैस यूज करते हैं। एक मेरा मैं इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मैं एक हम लोग आर्मी का कोई डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे थे नगर में। ये कंप्रेसर था, वोल्टास का ही चिलर था, अराउंड 60 टीआर का चिलर था, सेमी एरोमेटिक कंप्रेसर था उसमें। ओके, तो हमने वो कंप्रेसर का वाइंडिंग चेंज किया था, रिवाइंड किया था। सेमी एरोमेटिक कंप्रेसर था, रिवाइंड किया था और लगाना था। तो वो बंदे ने सब मतलब मटेरियल कस्टमर के पास था। ओके, तो वहां का जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसने काम लिया था और उसने हम लोग को सब कॉन्ट्रैक्ट किया था। मतलब वी वेर नॉट डायरेक्टली डीलिंग विद द डिपार्टमेंट, वी वेर डीलिंग टू दैट फेलो एंड दैट फेलो वाज रिपोर्टिंग टू द डिपार्टमेंट। तो उसने बंबई से गैस मंगाया। एक्चुअली हमारे को चाहिए था R22 गैस। ओके, तो उसने जो ऑरेंज कलर का सिलेंडर है, नॉर्मली ऑरेंज कलर के सिलेंडर में 404 गैस आता है। आप सबको लोग जब भी हम लोग रेफ्रिजरेंट के ऊपर बात करेंगे, जब भी ये चीज के ऊपर हम लोग और स्टडी करेंगे, तो उसने ऑरेंज कलर में वो गैस सप्लाई किया। तो मेरे को जब भी सिलेंडर मैंने देखा तभी मेरे को डाउट आया। तो मैंने उसको पूछा, तो बोले नहीं नहीं, बंबई के वो बड़ा सप्लायर, हमेशा का हमारा सप्लायर है, उससे हमने गैस लिया हुआ है। तो मेरे को पहला डाउट है, तो मैंने उसका स्टैंडिंग प्रेशर चेक किया, which was near to 190 psig। R22 का कभी भी आप स्टैंडिंग प्रेशर चेक करते हो अप टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड, R22 का स्टैंडिंग प्रेशर कभी भी 150 psig से ज्यादा जाएगा नहीं। ओके, तो आप ये चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास सी यू आर नॉट इन द लैब दैट यू कैन चेक ऑल अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट। क्या, तो मैंने फिर उसको पूछा, वो बंदे से फोन लिया जो सप्लायर है, उससे पूछा। वो मेरे को बोलता है हम लोग यहाँ पे सप्लाई करते हैं, वहां पे सप्लाई करें। मैं उसको बोला भैया ये जो तुमने दिया है दैट इज नॉट R22। नहीं, बोले आप कैसे बोल सकते हो, आपके पास क्या है? मैं बोला ये मैं प्रेशर के ऊपर से बोल सकता हूँ। फिर बहुत सारा उसको मैंने बात किया, बाद में उसको ये धमकाया मैंने कि भैया तू हम लोग को मतलब ये मत कर, मतलब जो सही सही है वो बता। फिर उसने बताया कि ये शिप से निकाला हुआ गैस है, इसके लिए इसका प्रेशर ज्यादा है। फिर हमने वो सिलेंडर को रिजेक्ट कर दिया, उसको वापस भेज दिया, और उसको जो प्रॉपर जो R22 गैस का जो मतलब फ्लोरॉन या जो भी कंपनी का गैस मंगाया और फिर उसको फिल किया। अभी क्या हुआ था, मेरा जो है हमने रिवाइंडिंग करके मोटर डाला था। अगर मैंने वो मॉइस्चर लैडन ऑयल अगर मेरे सिस्टम में डालता था तो मेरे जो वाइंडिंग का जो टेम्परेचर अगर बढ़ जाता तो मेरा वाइंडिंग फटाक से फिर बर्न हो जाती थी, मेरे कंप्रेसर की वाइंडिंग, और मेरे को फिर काम करना पड़ता था। अगर मैं वो प्रिकॉशन नहीं लेता था, आज भी मेरा वो सिस्टम चालू है R22 गैस जो भरा, लगभग उसको 6.5 साल हो गए, इट इज स्टिल वर्किंग। बट इफ आई वुड हैव यूज दैट गैस जो भी उसने दिया था 190 इक्विलाइज प्रेशर वाला, मतलब या स्टैंडिंग प्रेशर वाला, तो शायद मेरा मशीन 3-4 बार जला होता। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, जो भी आप गैस और ऑयल जो यूज कर रहे हो, इट शुड बी फ्रॉम द करेक्ट डीलर, करेक्ट यार जो बोलते हैं रिलायबल सोर्स से आना चाहिए। अगर वो गलत आ रहा है तो आपका सिस्टम और खराब हो सकता है और आपको मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे भी इन्होंने बताया कि उसका वाइंडिंग टेम्परेचर पे कंप्रेसर ठीक हो रहा था, अगर मान लो उसका वाइंडिंग का थर्मोस्टेट काम नहीं करता है तो क्या होता था, आगे जाके कंप्रेसर जल जाता था। मतलब आप सोचो ना, आपका सिस्टम में ऑयल कितना लगा है, 100 टन का भी अगर उनका स्क्रू कंप्रेसर है, उसमें 16 लीटर ऑयल जाएगा। 16 लीटर ऑयल का कॉस्ट 8,000 रुपए कॉस्ट होता है, 8-8,500 रुपए, बराबर है। कंप्रेसर का 100 टन का कॉस्ट कितना होता है, लेकिन भाई वो कॉस्ट होता है 5 लाख रुपया। लोअर साइड पे पकड़ो तो 4.5 लाख रुपए, तो 4.5 लाख रुपए का कंप्रेसर का हम लोग 8,000 के लिए बलि चढ़ा रहे हैं। सो इट इज नॉट अ गुड थिंग। सो ऑलवेज यू शुड रिमेंबर, जो भी ऑयल आप ले रहे हो, देयर आर पीपल इन द मार्केट हु आर सेलिंग स्पूरियस ऑयल, जो भी है मतलब सेकेंड क्वालिटी का सब माल बेचते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है, यू शुड नॉट गो बाय द लोएस्ट कॉस्ट, यू शुड गो बाय द ऑप्टिमम कॉस्ट। जो भी अच्छा कॉस्ट है उसका, जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसको यूज करना है। ओके, तो हमने ये सब ऑयल की प्रॉपर्टीज देखी। हमने ये भी बात किया कि कंप्रेसर में ऑयल और रेफ्रिजरेंट एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। इसके लिए पूरा जो
अपना ऑयल है पूरा सिस्टम में घूमता रहता है एंड इट विल कम बैक टू द कंप्रेसर। अभी हम लोग ऑयल का जब भी बात कर रहे हैं तो व्हाई वी आर यूजिंग द कंप्रेसर को क्रैंकेस हीटर हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाई शुड वी यूज द क्रैंकेस हीटर? व्हाई शुड वी यूज द क्रैंकेस हीटर? To evaporate the liquid that comes in compressor and non-condensable gases. हाँ? Non-condensable gases को evaporate करने के लिए और liquid से protect करने के लिए compressor को। हाँ, कंप्रेसर में लिक्विड आना नहीं चाहिए। एक आधा मिनट का गैप दे दो मेरे को, मैं वो लिंक लाया के देखता हूँ। आधा मिनट तो क्या होता है, मेरे को इंक मिला नहीं है, ये आपका कंप्रेसर है मान लो, ये जो भी है आपके वो ये है, ये कंप्रेसर में ऑयल है। मेरा ड्राइंग इतना खास नहीं है, आप समझ जाओगे, ये शाफ्ट है आपका, ये लेवल पे ये ऑयल है। अभी क्या होता है कि जब भी आपका मशीन बंद है, ओके, बहुत बार क्या होता है, ये कंप्रेसर के ऊपर ऐसा कंडेंसर रहता है, हियर इट इज अ कंडेंसर, एंड फिर यहाँ पे नीचे लेवल में आपका इवापोरेटर रहता है। ये इवापोरेटर है, ये कंप्रेसर है और ये कंडेंसर है। रात के टाइम पे जब भी एम्बिएंट टेम्परेचर लो हो जाता है, तभी ये जो इसमें जो गैस है ना, वो पूरा आके कंप्रेसर के ऑयल के ऊपर सेटल हो जाता है। बिकॉज आपने देखा होगा रात में नॉर्मली हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर सबसे लो रहता है। अभी नासिक की बात करें तो हम लोग एज लो एज 2 डिग्री सेंटीग्रेड एम्बिएंट जाता है हमारा ठंडी के दिनों में। तो क्या होता है, ये जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो ये ऑयल के ऊपर सेटल हो जाता है। मान लो ये ऐसा थिक लेयर हो गया है। अभी क्या होता है, सवेरे आके मेरे को कंप्रेसर चालू करना है, तो क्या होगा, ये जो ऑयल एंड रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर है वो पंप के थ्रू ये इसके जो भी आपके रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है उसमें निकल जाएगा, ये जो मिक्सचर है वो। अभी ये मिक्सचर जब भी वो पर्टिकुलर फ्रिक्शन पार्ट में जाएगा, तभी क्या होगा, ऑयल का कुछ ऑयल पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड रेफ्रिजरेंट ऑयल के साथ मिक्स हुआ है वो इमीडिएटली एस्केप हो जाएगा। रेफ्रिजरेंट एस्केप हो गया तो वहां पे कैविटी रहेगी, और वो क्या करेगी, मान लो इसमें 70% आपका ऑयल है और 30% लिक्विड है, तो जो चीज को हम लोग जो पार्ट को हमको लुब्रिकेट करना है, वहां पे 30% पार्ट जो है ना वो स्टार्विंग हो जाएगा, उसको मतलब ऑयल लगेगा ही नहीं, और उससे क्या हो सकता है कि हमारा जो कंप्रेसर है वो सीज हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या होता है फिनोमिना? ये जब भी बंद रहते हैं सिस्टम रात के टाइम पे, जब भी लो टेम्परेचर आता है एम्बिएंट टेम्परेचर, ये जो गैस है ना, इसमें जो वेपर है वो पूरे आके यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में सेटल हो जाती है। अगर मेरा हीटर नहीं है तो उससे क्या होता है, ये मिक्स ऑयल और गैस मिक्स हो जाता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंड ऑयल इज गेटिंग मिक्स विद ईच अदर। सवेरे चालू करते हैं तो क्या होता है, ये जो मिक्सचर है ये पूरा बेरिंग में जाता है, बेरिंग में मिक्सचर जाता है, तो बिकॉज ऑफ द हॉट टेम्परेचर दैट लिक्विड विल गेट इमीडिएटली इवापोरेटेड, ऑयल विल रिमेन देयर, लेकिन ये लिक्विड अगर इमीडिएटली इवापोरेट हो गया
तो मेरा जो लुब्रिकेशन है वो मार खा जाता है, वो पूरा लुब्रिकेशन हो नहीं पाता है वो बेरिंग को, और वो बेरिंग जैम हो सकती है। ये एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, अगर मेरा ऑयल अगर गर्म है हमेशा, तो मेरा ये जो भी आ रहा है अगर आ भी गया इसमें, तो क्या बनेगा, वो वेपर फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में क्या होता है नॉर्मली। यहाँ पे मान लो एक ऑयल का हीटर है बाहर से डाला हुआ, ये हीटर का कैपेसिटी नॉर्मली 50 वैट 100 वैट, इट इज इन अ फ्रैक्शनल वैट ओनली, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो हीटर हमने देखे हुए है जो 126 टीआर के कंप्रेसर पे है, दैट इज हैविंग अ वैटेज कैपेसिटी ऑफ 200 वैट्स। तो ये हीटर जो है 24 आवर्स आपके चलने चाहिए, whenever the compressor is off। अगर कंप्रेसर चल रहा है तो ऑलरेडी बॉडी आपका गर्म है, लेकिन अगर कंप्रेसर बंद हो रहा है तो हीटर तुरंत चालू होना चाहिए। तो आपने अगर देखा जो भी मतलब ब्रांडेड कंपनी का जो भी चिलर आता है उसमें ये इनबिल्ट रहते हैं, कंप्रेसर ऑफ हो गया तो हीटर चालू होता है, और कंप्रेसर चालू हो गया तो हीटर बंद होता है। वो हिसाब से एनओएनसी उन्होंने मैनेज किए हुए रहते हैं। कंप्रेसर का कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हुआ तो हीटर को सप्लाई जाता है, और कंप्रेसर ऑन हो गया तो हीटर का सप्लाई कट हो गया। समझ में आया क्यों यूज करना है इलेक्ट्रिक हीटर फॉर द क्रैंकेस, या ऑयल के लिए हीटर क्यों यूज करना है, ये मालूम पड़ गया? यस सर। हाँ, और ये हीटर हमेशा चालू रखना है, इसके लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं ये हीटर के लिए या तो आप अलग से मेन ऑन रखो, या हीटर के लिए कुछ अलग सप्लाई दे दो, ताकि वो जब भी मतलब 24 आवर्स चालू रहे। जब भी आपकी सिस्टम बंद रहेगी, जब ये हीटर चालू रहना चाहिए। ये हीटर चालू रहने से क्या रहेगा, ऑयल और गैस अलग अलग हो जाएगा, गैस वेपर स्टेट में रहेगा और ऑयल जो है ऑयल नीचे की तरफ रहेगा, तो लिक्विड ऑयल के ऊपर नहीं आ पाएगा हीटर यूज करने के कारण। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन द कॉस्ट ऑफ दिस हीटर इज नॉट मोर देन 1500 रुपीज, बट अगर हमने यूज नहीं किए तो वी कैन लूज दिस बिग कंप्रेसर। हमारा क्या होगा वो टाइम पे, जब भी बेरिंग सफर होता है कंप्रेसर जाम हो सकता है और पिस्टन टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है ना उसमें। जो कमजोर कड़ी जिसको लुब्रिकेशन ना मिलने की वजह से जो भी डैमेजेस होते हैं, और वो डैमेजेस ये कंप्रेसर में हो सकते हैं। कनेक्टिंग रॉड टूट सकता है अगर वो गर्म हो गया, उसको प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं मिला तो एनीथिंग कैन गेट डैमेज बिकॉज ऑफ नॉन यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। अभी हमारे जो भी स्क्रोल कंप्रेसर रहते हैं, अगर आपने देखा होगा, ये स्क्रोल कंप्रेसर ऐसा रहता है गोल, ये उसका लेग्स है। तो यहाँ पे ऐसा बेल्ट जैसा हीटर यूज होता है, आपने देखा होगा। इसको ऐसी स्ट्रिप रहती है और उसमें से ये फेज न्यूट्रल रहती है और उसको दिया जाता है। तो जो भी हमारे 5 टन या अबव की जो कंप्रेसर है उसके लिए हमने ऑयल, एक्चुअली स्पीकिंग हमारे हर कंप्रेसर को ऑयल हीटर होना चाहिए। बट सिंस दिस पीपल आर नॉट यूजिंग फॉर अ लो कैपेसिटी सिस्टम, जैसे 1 टन 1.5 टन 2 टन के लिए ये लोग यूज नहीं करते, ओके। बट हर जो भी है, हर कंप्रेसर को आपका ऑयल हीटर लगना चाहिए प्रिंसिपली स्पीकिंग, क्योंकि जो 100 टन के कंप्रेसर में प्रॉब्लम हो रहा है वो 1 टन के कंप्रेसर में भी हो सकता है। बट पीपल आर नॉट यूजिंग, दे आर ट्राइंग टू सेव द कॉस्ट, ओके। जैसे भी हमने बताया एलपी एचपी, हमारे जो स्पीड एसी रहते हैं उसमें हम लोग एलपी एचपी यूज नहीं करते, बल्कि यूज होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, चलो मतलब कॉस्ट में यूज ये करके कॉस्ट सेविंग कर लेते हैं, या कॉम्पिटिटर अगर यूज नहीं कर रहे तो ये लोग भी यूज नहीं करते। लेकिन प्रिंसिपली स्पीकिंग सब जो है सब लोगों ने एलपी एचपी और ये ऑयल हीटर ये सब कंप्रेसर में यूज होने। ऑयल सेपरेटर के बारे में अपन बात करते हैं। व्हाट इज ऑयल सेपरेटर, व्हाई इट इज यूज्ड? फिर हम लोग को हमारे सिस्टम के ऊपर जाना पड़ेगा। ये कंडेंसर है, एक्सपेंशन वाल है, और ये इवापोरेटर है। इवापोरेटर है, कंडेंसर है। अभी मेरा गैस फ्लो हो रहा है, ओके, यहाँ से आ जाएगा,
अभी कंडेंसर में मेरी गैस की वेलोसिटी है वो ज्यादा रहेगी, बराबर है, क्योंकि ये इमीडिएट आफ्टर डिस्चार्ज है। गैस की सबसे कम वेलोसिटी कहां पे रहेगी? तो इवापोरेटर में रहेगी। लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, तो बहुत बार क्या होता है, इवापोरेटर से वापस गैस जो कंप्रेसर में आना है वो नहीं आ पाता है लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस में, क्योंकि इसका प्रेशर, सक्शन प्रेशर बहुत कम हो जाता है। अगर आपने देखा कि मान लो अपन -20 की बात करते हैं, तो वो केस में क्या होगा, इसका प्रेशर बहुत कम हो जाएगा और यहाँ पे ऑयल वापस नहीं आ पाता है लो टेम्परेचर एप्लीकेशन में। तो इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है? तो व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर पुटिंग द ऑयल सेपरेटर इन द डिस्चार्ज लाइन। हम क्या करते हैं, ये जो लाइन को ऐसे जोड़ते हैं, देयर आर सो मेनी कैविटीज मेड ओवर देयर, और यहाँ पे हमारे एक वॉल रहता है, उससे हम लोग कंप्रेसर को वापस ऑयल लाते हैं। क्या होता है, ये जो डिस्चार्ज गैस है ये ऑयल सेपरेटर है, इसमें जाता है और वहां पे ऐसे कैविटीज रहते हैं, उसमें वो गैस घूमता है, तो उससे क्या होता है, उसका जो ऑयल होता है ना, उसको लग के पूरा ऐसा नीचे गिर जाता है, इसमें जमा हो जाता है ऑयल सेपरेटर में। ओके, और जो गैस है, गैस हैविंग लेस ऑयल कंटेंट और यू कैन से 10% ऑयल खाली कैरी हो रहा है, 90% हम लोग यहाँ पे अरेस्ट कर पाते हैं ऑयल को। तो ये ऑयल जाके अगर रिटर्न भी नहीं आया है तो ये अपने को चल सकता है। और ये ऑयल क्या होता है, यहाँ पे एक फ्लोट वॉल रहता है, अगर ऑयल सेपरेटर का आप कट सेक्शन देखोगे, यहाँ पे एक फ्लोट वॉल रहता है, वहां से जो ऑयल है थोड़े थोड़े देर बाद, लेटेस्ट से क्या हर आधा घंटे के बाद ये ऑयल क्रैंकेस में वापस आ जाता है, बिकॉज द प्रेशर इज हाई ओवर देयर, तो वो इजीली ऑयल इसमें कंप्रेसर की क्रैंकेस में वापस आ जाता है। तो ये ऑयल सेपरेटर यूज करना इसके लिए जरूरी है, क्योंकि लो टेम्परेचर जॉब में ऑयल रिटर्न टू द कंप्रेसर आना मुश्किल हो जाता है, या पूरा वो जो हिसाब से हमने डिस्चार्ज में डाला है वो हिसाब से आ नहीं पाता है। इसके लिए नॉर्मली व्हेन यू आर गोइंग बिलो 0 डिग्री evaporator, you should always use a oil separator. ठीक है, तो ऑयल के बारे में सब कुछ था। अभी और कोई डाउट है तो बताइए मेरे को, पूछिए। हेलो सर, एक क्वेश्चन सर, ये एक बार इस ऑयल का अगर हमने वो उसमें जो सील होता है वो खोल दिया और उसको वापस बंद करके रख दिए, तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो वापस नहीं यूज करना चाहिए? हाँ, मतलब वो ऐसा क्यों? अभी क्या है ना, हर ऑयल का कुछ अपना खुद का ये रहता है, मतलब लाइफ रहता है। नॉर्मली आपने देखा होगा, मैं सिंपल मोटरसाइकिल का आपको बताता हूँ। हम लोग मोटरसाइकिल का जो ऑयल है, मान लो हर 2000 किलोमीटर के बाद, या अपना कार का ऑयल है हर 5000 किलोमीटर के बाद बदलना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑयल में कुछ एडिटिव्स रहते हैं, उसकी पावर खत्म हो जाती है, मतलब उसकी जो लुब्रिकेटिंग जो प्रॉपर्टी कम हो जाती है। इसके लिए आफ्टर सर्टेन यूज दैट ऑयल शुड गेट रिप्लेस। नॉर्मली रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हम लोग में 1 साल में ऑयल बदलना चाहिए, या 8000 वर्किंग आवर्स के बाद। ये अभी मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड है, ओके। लेकिन जो मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जो भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है वोल्टास ब्लू स्टार के, दे आर रिकमेंडिंग टू रिप्लेस द ऑयल आफ्टर 8000 वर्किंग आवर्स। अभी स्क्रू कंप्रेसर में जो ऑयल है, अभी के जो लेटेस्ट स्क्रू कंप्रेसर जो आ रहे हैं, उसमें जो ऑयल है, तो स्क्रू कंप्रेसर वाले जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या बोलते हैं कि हमारा ऑयल आपने बदलना नहीं है। अभी ऑयल खराब क्यों होगा? अगर आपकी सिस्टम क्लीन है, व्हेनेवर यू आर चार्जिंग द ऑयल, अगर आपकी सिस्टम क्लीन है और वो सिस्टम को कहीं भी लीक नहीं हुआ है, दैट ऑयल इज नॉट गेटिंग एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, देन इट विल हैव अ गुड लाइफ। तो स्क्रू कंप्रेसर वाले जो भी मैन्युफैक्चरर है वो ऐसा कहते हैं कि आपने बरस में एक बार हमारा ऑयल लेके उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करना है,
वो सर्टेन पॉइंट जैसे हमने पहले बताया ना, कि वो सर्टेन जो भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो आपने चेक करना है। अगर उसमें से कोई प्रॉपर्टी अगर डैमेज हो गया या पैरामीटरिक वैल्यू जो है उसका चेंज हो गया तो आपने उसको ऑयल को बदलना है, अदरवाइज यू डोंट नीड टू रिप्लेस द ऑयल। ऐसा हैंडबिल के जो भी कंप्रेसर हम लोग यूज कर रहे हैं उनका एक कहना है, बिट्जर वालों का कहना है, जो भी मतलब ये जो कंपनी है जो बना रही है, जैसे वोल्टास है, ब्लू स्टार है, आपका क्या बोलते हैं यॉर्क है, उनका ये कहना है कि आपने ऑयल बदलने से पहले उसकी लेबोरेटरी जांच करनी चाहिए। अगर उसमें पैरामीटर अगर हिल गए हैं देन ओनली यू शुड रिप्लेस द ऑयल, अदरवाइज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द ऑयल। और ये पैरामीटर कभी चेंज हो गए अगर मशीन को बार बार लीक हो रहा है, मशीन को लीक होगा तो उसमें एयर जाके बैठेगा और आपने प्रॉपर प्रिकॉशन से उसको अगर वैक्यूम नहीं किया है तो ऑयल का प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है। ओके, ठीक है। तो इसके लिए यूज किया हुआ ऑयल हम लोग वापस यूज नहीं कर पाते, मतलब नहीं करना चाहिए। हेलो, हेलो, यस तो सर। क्या आपकी मतलब क्वेश्चन फुलफिल हो गया क्या, डाउट? हेलो, यस सर। हाँ, और कुछ ऑयल के बारे में? चालू सिस्टम में ऑयल कैसे चार्ज करोगे? विश्वेश जी, यस हाँ, सर। अभी सिस्टम में ऑयल लो हो गया, ठीक है, स्क्रू कंप्रेसर है आपका 100 TR का, यस सर। ओके, तो अभी उसमें ऑयल भरना है, फ्लडेड चिलर है, तो देयर विल नॉट बी एनी वॉल ऑन द कंप्रेसर, सेक्शन में कोई वॉल नहीं रहेगा, बराबर है। और आप ऑयल है, आप कैसे भरोगे उसमें ऑयल? सर वॉल रहता है ना सर। कौन सा वॉल? सर हॉरिजॉन्टल स्क्रू हैंडबेल में सर एक सामने एक पोर्ट रहता है, तो हम लोग जनरली आपका सिस्टम चल रहा है ना भैया, ये आपका कंप्रेसर है, ये डिलीवरी चल रहा है, मान लो ये 70 psi चल रहा है, मेरा डिलीवरी चल रहा है 220 psi। यस सर। हाँ, ये मशीन चालू है और आपको मालूम पड़ा कि इधर गैस ये ऑयल लेवल कम है और आपको ऑयल भरना है, तो कैसा भरोगे ऑयल? सर एक प्रोसीजर तो है कि हम लोग वो हैंड पंप आता है सर, वो पंप बंद करके जनरली पहले वो जो ऑयल है सिस्टम में का वो ऑयल पहले पूरा निकालते हैं और पूरा नया सिस्टम अगर सिस्टम कैसे निकालोगे? वही मैं पूछ रहा हूँ। चालू सिस्टम में सक्शन साइड, सुनिए ना पूरा बात सुनिए, सक्शन साइड में आपको वॉल नहीं है, ओके, तो आप कैसा निकालोगे? पूरा गैस छोड़ दोगे? नहीं, पूरा गैस नहीं सर। फिर उसमें अगर ये रहेंगे पीछे, ये वॉल रहेंगे सेपरेटर के साइड में, तो वॉल बंद करके नहीं, कंफर्ट का एप्लीकेशन है, तो ऑयल सेपरेटर नहीं है, या उसके अंदर ही ऑयल सेपरेटर है, जो भी जो है वो, लेकिन सक्शन साइड पे वॉल नहीं है ना, तो आप क्या करोगे? हैंड पंप यूज कर रहे हैं? हाँ, कितना कॉस्ट है उसका हैंड पंप का? सर क्या, सॉरी, कॉस्ट क्या है उसका? कॉस्ट तो नहीं पता सर, महंगा है सर, सुना है, मतलब 15,000 एक बार पता किया था। 15,000 या 50,000? 15,015 उसने सब बताया था। हैंड पंप मोटर वाला थोड़ा ज्यादा है। बता पाएगा कि चालू सिस्टम में कैसा चार्ज करेंगे हम लोग ऑयल? और किसी को आइडिया? सिस्टम में मेरी चालू है, मशीन रन हो रहा है और अब मेरे को ऑयल भरना है, बंद में भी नहीं भर पाओगे, बंद में रहेगा तो फिर उसका प्रेशर 110-120 हो जाएगा इक्विवेलेंट प्रेशर, फिर टॉप अप करना पड़ेगा ना बाद में। तो कैसा करेगा? ऑयल अंदर कैसे जाएगा? वो एक हो गया हैंड पंप, और क्या है? व्हाट इज द अनदर वे? वो मैं पूछ रहा हूँ। एक वे तो मतलब याद नहीं है, बट शायद उन्होंने चालू इसमें सब किया था, वो मेरे को याद नहीं है, मैंने बहुत पहले देखा सर। वो चालू सिस्टम में उन्होंने एक वॉल लगा के वो पाइप डायरेक्ट कैन में डाल के वो खींचा था ऑयल वैक्यूम में। तो हमने क्या किया, मतलब पम्प डाउन फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम लोग एक ऐसा छोटा बाटला लेते,
मेटल का पाइप लेते हैं, उसको दोनों बाजू बंद कर लेते हैं। यहाँ पे एक वॉल लगा है, यहाँ पे एक वॉल लगा है, ये एंगल वॉल है। हम लोग पहले क्या करते हैं, ये वॉल खोल के पूरे बाटले को वैक्यूम करते हैं। हाँ, ये पूरे बाटले को वैक्यूम करते हैं, बाद में इसमें ऑयल डाल लेते हैं, ये ऑयल फुल हो जाता है, पूरा भर जाता है। जो भी अपने को मालूम है, मान लो ये 5 लीटर का है, लेटेस्ट आइसक्रीम अपने पास उसका वॉल्यूम है ना 5 लीटर है। बाद में क्या करते हैं, ये डिस्चार्ज लाइन इसको जोड़ते हैं एंगल वॉल और सक्शन लाइन इसको जोड़ते हैं। या तो सक्शन लाइन में जोड़ो या जो भी ऑयल चार्जिंग पोर्ट पे अगर कोई रहेगा तो वहां पे जोड़ो। ये वॉल खोल दिए तो ये ऑयल का प्रेशर बढ़ जाता है, ये वॉल खोल दिए तो ये ऑयल यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। ये हमारे एक शायद आपको मालूम होंगे, परांजपे करके एक सर थे, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड नाउ, बट ही हैज गिवन मी दिस सॉल्यूशन। Instead of using the pump, you can have a simple vessel having a 2 angle wall, and you can still transfer the oil into the running system, any running system. Yes, sir. So just सर रनिंग सिस्टम में सर ऑयल जब कम होता है तो ट्रिप नहीं होगा लो ऑयल लेवल पे कंप्रेसर? नहीं, सी देयर इज अ टाइम वेयर देयर इज अ लो ऑयल लेवल एंड ट्रिपिंग जो है ना, वहां पे एक फ्लोट वॉल रहता है। अगर हैंडबिल की बात की जाए तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक स्विच है, और फ्लोट वॉल का लेवल कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक स्विच वो सेफ्टी ऑपरेट कर देगा लो लेवल का। लेकिन अपने को दिख रहा है कि ऑयल की लेवल 50% से नीचे जा रही है और वो ट्रिप भी नहीं हो रहा है, तो वो केस में हम लोग ऑयल चलाने का मतलब कंप्रेसर चलाने का रिस्क नहीं ले पाएंगे। इन दैट केस वी हैव टू चार्ज ऑयल विद दिस। अगर पंप से डाला आपने तो बहुत अच्छी बात है, but otherwise you can do this with this type of arrangement, you can do this. Yes, वो बहुत ताकत लगती है सर वो पंप से, हैंड पंप से करने में। हाँ, तो वही बहुत आसान है ना भैया। इसमें पंप वगैरह कुछ नहीं, स्टेशनरी आइटम है ये आपने मालूम पड़ा ना। एक मान लो आपने 6 इंच का पाइप का ये लिया, दोनों बाजू उसको बंद कर दिया वेल्डिंग करके। ओके, यहाँ पे एंगल वॉल है, पहले आप क्या करोगे, इसको वैक्यूम करोगे। अभी लाइन जोड़ना नहीं आपको, पहले इसको वैक्यूम, ये वॉल बंद है, ये वॉल चालू करोगे, आपने वैक्यूम पंप से और इसको वैक्यूम कर लिया वैक पंप से। ओके, एंगल वॉल बंद कर दिया, फिर इसने आपने क्या किया, इसको ऑयल का ड्रम जो भी है वो लगा लिया, तो ये पूरा ऑयल से भर जाएगा बिकॉज ऑफ द वैक्यूम। ओके, ये पूरा भर गया, एंगल वॉल बंद किया, ये ड्रम निकाल दिया। अभी मैंने क्या किया, यहाँ से चार्जिंग लगाई वॉल को, और यहाँ से चार्जिंग लाइन लगाई वॉल को। ये वॉल खोल दिया, तो पूरा ये जो भी डिस्चार्ज प्रेशर है 220 प्रेशर से ऑयल इसमें इंजेक्शन जैसा इंजेक्ट किया जाएगा। ओके, एकदम सिंपल और इजी टू कैरी। सर आपके पास है ये सेटअप? हाँ, ये सेटअप है क्या आपके पास? ये सेटअप है हमारे पास। यस। इट मे बी कॉस्टिंग नॉट लेस देन अराउंड 6,500 रुपीज लगता है इसको, हमने बनाया था क्या, तो ये हम लोग कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पंप में क्या है, पंप आपको हैंड पंप है तो आपको ताकत लगेगी, वो एक बात है। अगर आप इलेक्ट्रिक पंप कर रहे हैं तो पंप चलेगा नहीं चलेगा ये, तो ये क्या है, स्टेशनरी आइटम है, तो इसमें कोई बहुत सारी दिक्कत नहीं है। आपको खाली वो एंगल वॉल सही रखना चाहिए। एंगल वॉल का जो भी ओपनिंग क्लोजिंग है, गुड क्वालिटी एंगल वॉल यू शुड यूज। जैसे कि हम लोग ये यूज कर रहे हैं ना, क्या उसका नाम, बम्बई का वो सांता क्रूज का एक बना है, हाँ, ब्रासोमेटिक का वगैरह अगर एंगल वॉल यूज करते हैं क्या, आपको एक हमेशा ध्यान रखना है, जो भी हम लोग एसी में काम कर रहे हैं, आपको अच्छे से अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करना है। डोंट गो फॉर अर्निंग द मनी आउट ऑफ यूजिंग द लो क्वालिटी मटेरियल, क्योंकि आप आज अगर 1,000 रुपए बचाओगे ना, तो आपको फ्यूचर में आपको कम से कम 20,000 रुपए वो सिस्टम के ऊपर खर्चा करना है। बाय एन एवरेज आई एम टेलिंग यू, जो भी मेरा एक्सपीरियंस जहां तक है, तो आप सिस्टम के ऊपर गौर करो, जितना अच्छा क्वालिटी का मटेरियल यूज कर पाएंगे उतना यूज करो। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है तो ही विल ब्रिंग यू 10 मोर कस्टमर, और अगर आपका कस्टमर अनसेटिस्फाइड है तो आपको आपके 25 कस्टमर आप लूज करोगे। नॉर्मली आदमी का ऐसा ये रहता है, टेंडेंसी रहता है, अच्छी चीज है ना
वो कम लोगों को बताएगा, लेकिन बुरी चीज है ना वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचाएगा। एक आदमी का नेचर रहता है, कोई भी एवरेज आदमी ले लो उसका ऐसा रहता है। इसके लिए आपके पास अगर अच्छा कस्टमर है तो आपको 10 नए कस्टमर देगा। वो बोलेगा भैया इससे काम करवा लो, मैंने इससे काम करवाया, 4 साल मेरे मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और एक मैकेनिक ऐसा रहता है हर 3 महीने में रेफ्रिजरेटर को हाथ लगाता है। हमारे इधर तो हाइट है, मालूम है क्या, कुछ लोगों ने कस्टमर को बोल दिया हर साल रेफ्रिजरेटर का गैस बदलना पड़ता है। बाप रे। म्हणजे ऐसा लोग पैसा कमाते हैं झूठ बोल के। लेकिन क्या होता है ना, बार बार झूठ बोल के आप पैसा नहीं कमा पाते हो, आपने वो कस्टमर को लाइफ टाइम के लिए खो देते हो। हम लोग पहला ऐसा कहते थे पुराना जमाने, एक आदमी 1 लाख कीमत का रहता है, और आज के दिन में देखा जाए ना तो एक कस्टमर जो है ना 1 करोड़ वैल्यू का रहता है एक कस्टमर, क्योंकि वही कस्टमर आपको 10 कस्टमर जोड़ के देता है। और आपको रिपीट ऑर्डर जब भी मिलता है दैट मीन्स दैट कस्टमर इज सेटिस्फाइड विथ यू। नहीं ये तो है सर, मतलब अगर कस्टमर को सर टेक्निकली हम लोगों ने एक्सप्लेन किया तो वो कन्विंस भी होता है और आपको बाद में बिजनेस भी देता है। करेक्ट, बिकॉज कस्टमर, हम लोग को बहुत बार ऐसा लगता है, जस्ट हम लोग थोड़ा सा मतलब सब्जेक्ट से हट से बात कर रहे हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट बात है। सो आई एम शेयरिंग यू माई एक्सपीरियंस। कस्टमर जो है ना ही इज नॉट कॉन्शियस अबाउट द प्राइस। हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमने उसको लो प्राइस दिया तो अपने को ऑर्डर देगा। ये ध्यान रखो, जो भी आप सब लोग जो देख रहे हो, कभी भी आप सेल करने जाओ ना तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि कस्टमर प्राइस कॉन्शियस है। कस्टमर इज नॉट प्राइस कॉन्शियस, ही इज क्वालिटी कॉन्शियस। हमारे ऐसे कई भाई उसको बता देते हैं कि भैया ये चीज 100 रुपये को मिल सकती है जो आप 250 रुपये को ले रहे हो। आप समझ रहे ना, द पीपल हु आर नॉन क्वालिफाइड और नॉन एजुकेटेड दे आर वर्किंग इन दिस फील्ड। अपने को किसी का नाम नहीं लेना है, देखो हर एक बंदा अपना अपना पेट के लिए कुछ ना कुछ करेगा। यू कैन नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग दैट, but there are low educated people and low qualified people, and they are not having any technical knowledge, and they are still doing installation of 500 air conditioners within the 3 months of summer। हमारे नासिक में हाइट क्या है, मतलब ये सब जगह है, मैं जस्ट नासिक का शेयर करूं। एक बंदा है जिसका मेन काम है कारपेंट्री करना। वो बंदा 3 महीने के सीजन में 500 स्प्लिट एसी को इंस्टॉल करता है। आप ये मैंने सुना है, ये शायद आपने लेक्चर में दिया था इससे में। हाँ। और वो बंदा फॉर्चुनेटली वो मेरे से अक्रॉस हो गया, फिर मैंने उसको ऐसा वैसा सुनाया ना, क्या वो जिंदगी भर याद रखेगा। एक जगह पे उसने कंपनी में एसी लगाया, कंपनी में कॉन्फ्रेंस रूम था, कॉन्फ्रेंस रूम में 2 टन के उसने 4 एसी लगाए जी। अभी नॉर्मली हम लोग जब एसी लगाते हैं सो वी हैव टू थिंक अबाउट द कॉन्फ्रेंस में बेसिकली। तो ये सब चीज है ना, ये एसी इंजीनियर को मालूम पड़ती है, ये बंदे को, टेक्नीशियन बंदे को ये उसको नहीं कुछ मालूम पड़ेगी, और जो बंदा इस फील्ड से नहीं है उसको तो सपने में भी मालूम नहीं पड़ेगी। सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, जहां पे भी हम लोग एसी लगाते हैं ना, हम लोग को सोचना चाहिए ये उसका कॉन्फ्रेंस रूम है, यह है 20 और यह है 12। इनका सीटिंग अरेंजमेंट टेबल ऐसा है, यहाँ पे लोग बैठते हैं, जो भी 10 लोग है, जो भी है। यहाँ पे इसका डोर है, ये एंट्री होता है। यहाँ पे इसका मतलब ये जो मेन स्क्रीन वगैरह जो भी रहता है ये इधर है। ये बंदे ने 2 एसी लगाया, यहाँ पे एक लगाया और यहाँ पे एक लगाया। इज इट द सही पोजीशन ऑफ द एसी? टेल मी। नो सर। तो और दूसरे कॉर्नर में नहीं आ रहा है, मशीन को टेम्परेचर नहीं आ रहा है। ओके, एसी लगाया, तीसरे दिन कस्टमर ने फोन किया कि आपका एसी कूल नहीं कर रहा है। अभी हम लोग उधर गए तो पहले तो हमने चेक किया कि भैया ये एसी लगाया किसने। एसी बराबर चल रहा है, एसी का ग्रिल टेम्परेचर बराबर चल रहा है, एसी का सक्शन प्रेशर बराबर चल रहा है, एसी सही चल रहा है, करंट वगैरह सब सही है, लेकिन एसी कैसे कूल करेगा? इधर एसी लगाओगे आप तो यहाँ पे कूल करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इट शुड बी आइदर, ऐसा होना चाहिए था ये एसी, आपने ऐसा लगाना चाहिए क्या, ये 1/3 पोर्शन, मतलब इसके 3 पार्ट करते थे, ये सेंटर में एक एसी लगाते थे, ये सेंटर में एक एसी लगाते थे। दिस वुड हैव बीन द करेक्ट पोजीशन, बराबर है ना। तो उसने क्या किया था, ये 2 एसी जो है ना इधर लगाए थे। तो पूरा जो भी है, एक तो कॉन्फ्रेंस रूम है बेसिकली, आप सब लोग ये गौर कर लो
जो डक्टेबल एसी है ना, उसके कुछ प्रॉपर्टीज है, और कुछ प्रॉपर्टीज के लिए डक्टेबल एसी लगाए जाते हैं. So all these people who are selling this split AC, they always try to get the customer for ductable AC. Ductable AC का जो भी कस्टमर है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डक्टेबल एसी के कुछ एप्लीकेशंस अलग है. अभी अगर कॉन्फ्रेंस रूम है तो वहां पे हो सकता है कोई लोग स्मोकिंग करेंगे, बराबर है, वहां पे इतने लोग बैठेंगे तो उनको फ्रेश एयर की अरेंजमेंट चाहिए. तो ये सब चीज जो है आपको डक्टेबल एसी में मिलती है. सो दिस वाज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ यूजिंग द डक्टेबल एसी. लेकिन कस्टमर भी क्या सोचता है, मेरे को कम खर्चे में अगर ठंडा होता है तो ही विल गो फॉर अ स्प्लिट एसी. तो हमारा जो बंदा उसको सेल करने को जाता है, अगर वो उसको सही तरीके से कन्विंस नहीं कर पाएगा व्हाई शुड ही गो फॉर अ डक्टेबल एसी, तो वो बंदा क्या करेगा, 20,000 के 2 एसी लगाएगा और एक पूरा ठंडा करने की कोशिश करेगा. फिर हमने ये एसी को रीलोकेट किया, ऐसा लगा, एंड देन होल रूम वाज गेटिंग अ टेम्परेचर ऑफ 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड. समझ गए आप? तो बहुत अच्छे कंपनी. और क्या करता है कस्टमर, क्या करता है मालूम है क्या? आपको ध्यान में रहे, कस्टमर कंपनी को ब्लेम करता है. एक अच्छा कंपनी का एसी था, ओके, मल्टीनेशनल कंपनी का एसी था, ये गलत इंस्टॉलेशन के कारण कंपनी का नाम खराब हो जाता है. और बहुत बार क्या होता है, सादा कंपनी का एसी भी बहुत अच्छा पुल कर लेता है, क्योंकि इट वाज राइटली इंस्टॉल्ड, इट वाज टेक्निकली करेक्ट लोकेशन पे इंस्टॉल किया उसको. तो ये सब चीज जो है ना, ये एसी इंजीनियर को मालूम पड़ती है. लोग सोचते हैं उसमें इंजीनियर क्यों चाहिए, 100 स्क्वायर फीट पे 1 टन लगा दिया तो काम हो जाता है. बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. 100 स्क्वायर फीट पे 1 टन एसी लगाना इज नॉट ऑलवेज गुड, बिकॉज जो भी अभी आज के अगर आपने देखे ना, ये जो भी ग्रीन बिल्डिंग वगैरह देखते हैं ना हम लोग, तो उसमें आप अगर देखोगे ना 275 स्क्वायर फीट पे एक टन का एसी लगता है. They are making the arrangement of the roofs, of the light, of the daylight, so that you can still comfortably use 1 TR for 275 square feet. तो इसके लिए हम लोग ये जो है ना, एसी का फील्ड जो है ना, ये बहुत वास्ट फील्ड है. Nobody can become a master, because ये पूरा स्टडी करने के लिए आपको एक जन्म काफी नहीं है. हम लोग भी अभी 25-30 साल बाद काम करने के बाद भी हम लोग को ऐसा लगता है कि ये चीज मेरे को आती नहीं. ऐसा बहुत बड़ा फील्ड है. तो ये सब चीज जो है ना, ये मायने रखती है, जो एजुकेटेड पीपल एंड अनएजुकेटेड पीपल. नहीं तो वो बंदा ये एसी को फेंक देता था, उसने पैसा नहीं दिया का, वो जो ये है उसका, और इसको फेंक देता. हमने कहा ठीक है, हम एक बार इसके ऊपर ट्राई करते हैं, और आपके थर्मामीटर पे हम लोग आपको टेम्परेचर लाके दिखाते हैं. अगर नहीं आया तो हम लोग ये एसी निकाल के लेके जाएंगे. और वो चैलेंज के साथ हमने इसको ठंडा किया. एक बार ऐसा हुआ था, लेट मी टेल यू अगेन, आई विल नॉट टेल यू द नेम ऑफ द कंपनी. क्या है, आपने को किसी के बारे में देखो ऐसा रहता है, हर एक आदमी का अपना अपना ये रहता है. हर आदमी को लगता है कि मैं बहुत शाना हूं, तो अपने को उसकी जो शानपत्ती है उसके ऊपर कोई बात नहीं करनी. सवाल क्या है, वो अगर गलत करता है ना, तो गलत कस्टमर को भी दिखाना है, ताकि कस्टमर अगली बार वो सबक सीखेगा और ऐसे नॉन एजुकेटेड या लेस क्वालिटी वाले बंदे से बात नहीं करेगा. मेरा डक्टेबल एसी है 8.5 टीआर का, ये इंडोर है और ये आउटडोर लगा है. अभी ये कंपनी जहां लगा है उसका नाम नहीं देता, खाली ये ब्रांड का नाम बता दो. यॉर्क जैसा ब्रांड है 8.5 टीआर का. ओके, ये बंदे ने क्या किया मालूम है क्या? देयर इज नो साइड ग्लास, नो ड्रायर इन द सिस्टम. खाली ऐसे 2 लाइन जोड़ दिए, वहां पे एक्सपेंशन वाल ऑलरेडी कंपनी का जोड़ा हुआ था. और ये मशीन इट हैज रन फॉर 1.5 ईयर. क्या होगा 1.5 साल के बाद मशीन में? कंप्रेसर जाएगा सर सबसे पहले. हाँ, कंप्रेसर जाएगा, क्योंकि ड्रायर नहीं है. पहले उनका कंप्लेंट है कूलिंग का, नो कूलिंग. तो उन्होंने क्या किया, जो भी कस्टमर था उन्होंने वो जो बंदे ने इसको इंस्टॉल किया. अभी नॉर्मली कस्टमर क्या सोचता है, जिसने उसका क्या बोलते हैं ना मराठी में हम लोग बोलते हैं, जिसने उसको जन्म दिया या जिसने उसका बालनपन किया उसको पहले बुलाएंगे. तीसरे आदमी को बुलाने से अच्छा जिसको मालूम है ये मशीन के बारे में उसको बुलाएंगे. वो आया, ऐसा ही कुछ गैस भर दिया
बल्कि वो मशीन का आउट वारंटी था मशीन, तो उसने उसका बिल डाला, 3-4 हजार रुपए का बिल लेकर निकल के लेके गया। थोड़े दिन में क्या हुआ, ये था इसकी बात, अक्टूबर की बात थी। अभी उसके बाद अक्टूबर के बाद पूरा मतलब विंटर सीजन चलता है नासिक में, तो आप लोग को दिन में भी बहुत ठंडा हवा रहता है। अगर प्रॉपर विंटर चालू हो गया ना, तो आपको दिन में भी वी आर गेटिंग हार्डली टेम्परेचर ऑफ 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चल गया। फिर जनवरी में इसको प्रॉब्लम आया, फिर ये बंदे ने आके क्या किया, उसमें गैस भर दिया। अभी देखो ये नॉन एजुकेटेड बंदा है, हार्डली ही इज ITI क्वालिफाइड फेलो। मेरे को देखो किसी की क्वालिफिकेशन के ऊपर अपने को ये नहीं करना है, क्योंकि मैं बता दूं आपको, एक ITI हुआ बंदा कैरियर जैसे कंपनी का ऑल इंडिया सर्विस मैनेजर भी रह चुका है। तो क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द क्वालिफिकेशन, क्वेश्चन इज अबाउट द लर्निंग मेथड। आपने एक क्वालिफिकेशन लेने के बाद में आपने उसको, आपके नॉलेज को कितना अपडेट किया, वो इंपॉर्टेंट है। तो जनवरी में इसने फिर गैस भर दिया। मार्च में फिर वो मशीन को सेम प्रॉब्लम। तो आई वॉज कॉल्ड इन दैट कंपनी, क्योंकि उन्होंने मतलब इधर उधर किधर नाम सुना होगा कि भैया अच्छा काम करते हैं, जो भी है मतलब टेक्निकली क्वालिफाइड फेलो वगैरह। उसने मेरे को बुलाया, तो मैंने पहले ये चीज को ऑब्जर्व किया। उसने मेरे को पूरा हिस्ट्री बताया कि इसने अक्टूबर में गैस भरा, वो निकल गया, जनवरी में गया। और वो क्या बोलता था, गैस निकल जाता, लीक है मशीन में आपकी। कस्टमर को क्या बताता था कि इसमें लीक है। अभी कस्टमर किधर लोग ढूंढने के जाए, वो बोले ठीक है भैया लीक है तो लीक है, तो उसको मतलब जो भी है काम कर ले। I was called over there. When I observed the system, there was no side glass, there was no dryer. ये दो चीज उधर नहीं है। तो मैंने तो उनको बताया कि भैया ये चीज वहां पे होना चाहिए, ये चीज लैकिंग है। इसके वजह से क्या होता था, ये मशीन का जो भी कॉपर का इरोजन होके एक्सपेंशन वॉल के शुरू में ऐसा कचरा जमा हुआ था, और जब भी आप मशीन चालू करो ना, वो विसल मारता था गैस, ऐसा लगता है कोई विसल बजा रहा है। तो वो जो लोग थे, बेसिकली दिस एसी वाज इंस्टॉल्ड इन अकाउंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे सब लोग मतलब शांति से रहते हैं। आपको मालूम होगा अकाउंट वाले जो लोग रहते हैं उनको आवाज थोड़ा भी पसंद नहीं, और वहां पे विसल मार रहा था। तो जो लोग बोलते थे कि वो एसी में भूत है, भूत समझ रहे ना, घोस्ट जो बोलते हैं ना हम लोग, भूत है करके। तो वो लोग एसी को चलाते नहीं थे। दोपहर हो गया ना, तो सब लोग अपना काम छोड़ के कोई चाय पीने जाएगा, कोई पानी पीने जाएगा, और काम नहीं होता था। तो ये मेंटेनेंस वाला मेरे पे चिढ़ रहा था, अरे क्या हो गया, ऐसा हो गया। तो मैंने पहले उसको ये चेक किया, और ये दो चीज को हमने उसमें इंस्टॉल कर लिया। फिर नाइट्रोजन टेस्टिंग किया, लीक कहाँ पे भी नहीं है, फिर चार्ज किया। उसके बाद वो एसी स्मूथ चलने लगा। तो फिर उसने मेरे को बुलाया कि बोले कि वो कंपनी का, ये कंपनी का डीलर है वो, और उसको क्यों नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर मैंने उसको बताया कि भैया कि डीलर होने से आदमी का क्वालिफिकेशन बढ़ता नहीं है। आपका आदमी का क्वालिफिकेशन पहले होना चाहिए और बाद में वो डीलर होना चाहिए। और फिर ये मशीन सॉर्ट हो। इधर बहुत सारा हम लोग को कचरा मिला। ये जो इनपुट है ना एक्सपांशन का, उधर ऐसी कॉपर की पाउडर मिल गई। तो ये हमने निकाल के ये दो चीज को हमने लगाया। एक्सपांशन वाल के पहले इधर ड्रायर लगाया, ड्रायर के पहले और बाद में हैंडवॉल लगाया, ताकि कभी ड्रायर अगर आपको बदलना पड़े तो पूरा सिस्टम का गैस नहीं जाए। और यहाँ पे साइड ग्लास लगाया, और बाद में इधर एक्सपांशन वाल था। ये सब करके जब भी हमने उसको करा के दिया, जब भी उसके कम से कम 2-3 साल ज्यादा हो गए, उसका मशीन स्मूथली चल रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग एमडी जो बोलते हैं ना, एमडी डॉक्टर, तो आप लोग जो ना, यू शुड वर्क लाइक अ एमडी डॉक्टर, यू शुड नॉट वर्क लाइक अ एमबीबीएस डॉक्टर, और जो बोलते हैं ना डिप्लोमा डॉक्टर के जैसे आपने काम नहीं करना है। आपने जो भी काम करना है ना, वो एमडी डॉक्टर के जैसा काम करना है। पूरे जो भी रियलिटीज क्या है, सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके लिए आपको सिस्टम का जानकारी बहुत जरूरी है। अगर आपको सिस्टम का डिटेल जानकारी है तो आप कोई भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज नॉन एजुकेटेड, लेस क्वालिफाइड पीपल विल टेक अवे योर जॉब। ये आपको ध्यान में रखो। आपका जो नॉलेज है ना, वो दिन ब दिन अपडेट होना चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द पार्ट, और दिस इज वन ऑफ द स्टेप्स टू अपडेट योर नॉलेज। आप ये ध्यान में रखो। जो भी है ना, आप अगर एसी में हो, एसी के ऊपर आपका अगर पेट भर रहा है,
तो आपको कम से कम 15 मिनट नेट के ऊपर लेटेस्ट क्या चल रहा है एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन फील्ड में, ये आपको पढ़ना है। और अभी आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया, नेट पे जो भी कुछ भी है आप जाके पढ़ सकते हो या सुन सकते हैं या वीडियो देख सकते हो। हमारे जमाने में जब भी हम लोग स्टूडेंट थे, सो वी हैव टू बाय द बुक्स ओनली। सो आई रिमेम्बर आई हैव ब्रॉट आउट द बुक व्हेन आई वाज अ Voltas apprentice. We were getting 210 rupees as a stipend, and that time I have brought a book of 275 rupees. अब सोचो मेरे को कितना सेविंग करना पड़ा होगा या कितनी दिक्कतें हुई रहेंगी। और वो बुक्स हमारे पास आज भी मौजूद है और आपके लिए अभी इजी है। आप जो भी कुछ प्रॉब्लम है आप गूगल पे डाल सकते हो एंड गूगल कैन गिव यू इमीडिएट रिप्लाई ऑन दैट। लेकिन वो जमाने में हम लोग को बुक्स वाज द ओनली फ्रेंड विच कैन गिव यू द सॉल्यूशन। तो आपको ये जो चीज है, जो भी नॉलेज है इसी के बारे में, वो आपको दिन ब दिन अपडेट करना है ताकि यू कैन हैव अ कॉम्पिटेंट एज ओवर योर कॉम्पिटिटर। जो भी आपका कॉम्पिटिटर है उसके ऊपर आपको एक शार्प एज मिल जाएगी एंड कस्टमर कैन प्रीफर यू ओवर अदर्स। तो हम लोग कस्टमर की बात कर रहे थे। कस्टमर इज नॉट अ कॉस्ट कॉन्शियस, आप हमेशा ध्यान में रखें। अगर कस्टमर को आपने सही बताया है तो आप वो चीज को मतलब महंगे में भी बेच सकते हो, लेकिन आप वो चीज का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर लो क्वालिटी का ऑयल यूज करने से क्या होता है ये अगर आप कस्टमर को बता पाओगे तो कस्टमर कभी नहीं बोलेगा मेरे को भैया कि 100 रुपए लीटर वाला मेरा ऑयल यूज कर। गलत वाला अगर रेफ्रिजरेंट, अगर ये लो कॉस्ट का रेफ्रिजरेंट हमने कस्टमर को यूज किया सिस्टम में, तो उसका क्या होगा इफेक्ट ये आपको पहले मालूम होना चाहिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू कन्विंस इट टू द कस्टमर। तो इन दैट केस कस्टमर विल बी हैप्पी टू वर्क विथ यू। आप ये ध्यान रखो, आपके घर में कोई भी चीज है, लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ रेफ्रिजरेटर, लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ अ मिक्सर। आप हमेशा यही चाहते हो कि मेरा मिक्सर जो है ना अच्छे आदमी ने रिपेयर करना चाहिए ताकि उसमें फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बराबर है ना? ये हमारी मेंटेलिटी रहती है। घर में कोई भी चीज अगर खराब होती है तो यही मेंटेलिटी अपने कस्टमर की रहती है। सो ही इज नॉट गोइंग टू सर्च फॉर अ लो कॉस्ट सॉल्यूशन, ही इज गोइंग टू सर्च फॉर द ऑप्टिमम कॉस्ट सॉल्यूशन। ऑप्टिमम कॉस्ट और लो कॉस्ट में फर्क है, आप ध्यान में रखो। आपको इकोनॉमिकल होना चाहिए लेकिन लो होना चाहिए ऐसा जरूर नहीं है। तो हमारे जो कोई भाई जो रहते हैं काम करते फील्ड में, वो कस्टमर को लो कॉस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं और फिर उसमें लो क्वालिटी मटेरियल यूज करेंगे और कस्टमर के दिमाग में ये डालेंगे कि हर साल में आपको रेफ्रिजरेटर का गैस बदलना है। कस्टमर वो सही मान लेता है और वैसा कस्टमर कभी हमारे साथ अगर उसकी मतलब ये होगी, जान पहचान होगी, तो फिर वो जो बंदा है उसको जिंदगी भर के लिए किक ऑफ कर देगा वो कस्टमर। ये ध्यान में रखो। तो इसके लिए नॉलेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज जो है ना वो आपको कहां से कहां लेके जाएगा। नॉलेज होना चाहिए और वो अपडेटेड नॉलेज होना चाहिए। ये ध्यान में रखो, अपडेटेड नॉलेज इज इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आज हमने जो भी सीखे उसके ऊपर कोई डाउट है? हेलो? नो सर। क्या क्या सीखे हमने आज एक बार रिवाइज करते हैं और फिर रुकते हैं। What we have started with, what was the topic, क्या क्या सीखे जरा बताइए मेरे को। सर कंट्रोल्स के जो बाकी थे वो लिए थे। कंट्रोल्स का बाकी था क्या? फिर रेफ्रिजरेंट के प्रॉपर्टीज, ऑयल के प्रॉपर्टीज। नहीं एक हम लोग बात करते हैं ना, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं ना भैया, तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। टुडे हम लोग क्या कंट्रोल स्टडी किए थे आज, वो बताइए ना, एक दो सेंटेंस में बताइए तो अच्छा रहेगा ना सबके रिवीजन के लिए। सर फ्यूजेबल प्लग, ऑयल सेफ्टी स्विच, थर्मल इंसुलेशन। कहाँ पे यूज होता है फ्यूजेबल प्लग? R22 गैस, वाटर कूल कंडेंसर पे। सेफ्टी जो था अपना वो कहाँ पे यूज होता है? सेफ्टी वॉल। हेलो, सेफ्टी वॉल कहाँ पे यूज होगा? मैंने बताया था, याद नहीं है? ऑयल सर, ऑयल सेट। हाँ, वो भी शेल एंड ट्यूब कंडेंसर के ऊपर यूज होगा। ओके, उसके बाद हमने देखे थे ऑयल सेफ्टी स्विच। ऑयल सेफ्टी स्विच क्यों यूज करना है?
प्रेशर के लिए प्रेशर, हाँ ऑयल प्रेशर की प्रेशराइज्ड ऑयल। तो अपना लुब्रिकेशन जो है कंप्रेसर के पार्ट्स का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर लुब्रिकेशन डिस्टर्ब हो गया तो पार्ट अपना हॉट हो सकता है, पार्ट सीज हो सकता है अगर लुब्रिकेशन ऑयल नहीं मिला तो। इसके लिए हमने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पे ऑयल सेफ्टी स्विच यूज करना है। तो व्हाट शुड बी द पॉजिटिव प्रेशर ऑफ द ऑयल पंप का प्रेशर कितना होना चाहिए? सक्शन प्रेशर से कितना ऊपर होना चाहिए? हेलो, किसी ने भी लिखा नहीं किया हो? 1.5 kg से लेके 2 kg, मतलब 40 psig से 50 psig प्लस होना चाहिए ऑयल प्रेशर अबव द सक्शन प्रेशर। मैंने ये बताया था, याद है? 70 अगर आपका सक्शन प्रेशर है तो 110 ऑयल प्रेशर होना चाहिए था। यस सर। हाँ, आपको ये भूलना नहीं है, मोटी मोटी जो बातें है ना वो आपको पक्का ध्यान में रखनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने क्या स्टडी किए थे? इंसुलेशन। इंसुलेशन, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थी इंसुलेशन की? लो कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, लो थर्मल कंडक्टिविटी। और सर त्यामध्ये 5 इन्सुलेशन होते: पफ, थर्माकोल, फायबर, क्रॉक आणि फोम. तो त्यातलं सगळ्यात चांगलं इन्सुलेशन कोणतं होतं? पफ. पॉप इन्सुलेशन. जरी ते थोडंसं कॉस्टली असलं तरी त्याची थर्मल कंडक्टिव्हिटी कमी असल्याने जरी आज तुम्ही थोडासा जास्त खर्च केला तरी तो खर्च पुढच्या 6 महिन्यात रिकव्हर होऊ शकतो. बरोबर आहे? येस सर. त्यापुढे आपण ते वेपर बॅरियर म्हणजे जे मेटॅलिक फिल्म ती का लावायची? वेपर बॅरियर, त्याला वेपर बॅरियर म्हणतात. ओके, तर ती का लावायची? मॉइश्चर इन्सुलेशन मध्ये नको यायला नको म्हणून. बरोबर आहे. नंतर आपण काय शिकलो? रेफ्रिजरंट ऑइलच्या प्रॉपर्टीज. बरोबर ना? त्यामध्ये काय काय प्रॉपर्टीज असायला पाहिजे? विस्कॉसिटी, करेक्ट. पुढे और क्या चाहिए था प्रॉपर्टीज? फ्लॉक पॉइंट, 4 पॉइंट, केमिकल स्टेबिलिटी, मॉइश्चर कंटेंट, न्यूट्रलाइजेशन जो एसिडिटी हम लोग बात किए थे. फिर डाइलेक्ट्रिक, तो ये प्रॉपर्टीज उसमें होना चाहिए. उसके बाद हमने क्या देखा था कि व्हाई शुड बी यूज द ऑयल सेपरेटर. ऑयल सेपरेटर कहाँ यूज करना है और कैसा यूज करना है, क्या वो देखा था हमने. तो कहाँ पे यूज करना है ऑयल सेपरेटर? कौन से सिस्टम में यूज करना है ऑयल सेपरेटर? हेलो, भूल गए? जो भी सिस्टम अपना 0 डिग्री ऑपरेशन के नीचे चलता है वहां पे हमने ऑयल सेपरेटर यूज करना है. और वो क्यों यूज करना है वो हमने रीजन देखा था, क्योंकि जो भी अपन 0 के नीचे जब इवापोरेशन में जाते हैं तो इवापोरेटर से जो भी गैस आता है वो लो वेलोसिटी और लो टेम्परेचर का गैस रहते हैं, तो वहां पे ऑयल रिटर्न थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो इसके लिए हमने जो भी 0 डिग्री इवापोरेशन के नीचे जो भी सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें हमने ऑयल सेपरेटर यूज करना है. ऑयल सेपरेटर कहाँ पे लगता है? वेयर इट इज लोकेटेड? आफ्टर कंप्रेसर एंड बिफोर कंडेंसर. डिस्चार्ज लाइन में उसको यूज करना है. ओके, तो मैंने वो ऑयल सेपरेटर का एक डायग्राम दिखाया था जिसमें वो ऑयल सेपरेटर के अंदर एक ऐसा वेसल था, उसके अंदर कैविटीज थी, तो उसको लग के वो ऑयल ऐसा ड्रॉप होके नीचे जमा हो जाएगा और ऊपर से ऊपर वो जो गैस है, रेफ्रिजरेंट गैस है, वो कंडेंसर में चला जाएगा. सो लगभग अपना जो ऑयल सेपरेटर का कैपेसिटी है वो 90% इफिशिएंसी से ऑयल चलता है. मतलब अगर 10 लीटर ऑयल लाइन में जा रहा है तो उसमें से 9 लीटर ऑयल को हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर पाते हैं. वी कैन नॉट 100% रेस्ट्रिक्ट दैट ऑयल. आप ये ध्यान में रखो. 10% ऑयल स्टिल इट विल गो टू द सिस्टम, बट 90% हम लोग ऑयल यहाँ से यहाँ पे रोक लिया तो वो 10% ऑयल हमारा वापस कंप्रेसर में भी नहीं आया तो भी हमारा कंप्रेसर कंफर्टेबली चल सकता है. ओके, बिकॉज यू कैन नॉट हैव 100% कैपेसिटी ऑयल सेपरेटर. एनी कंपनी इफ यू टेक इट विल बी रेंजिंग मैक्सिमम अप टू 95%, 90 to 95%.
और हमने बात की थी हम लोग को कैंकेस ऑयल हीटर क्यों यूज करना है, नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा और यूज करेंगे तो क्या होगा, बराबर है। यस सर। और क्या स्टडी की हमने आज? केस स्टडी किए कुछ सर। हाँ, केस स्टडी हमने लिए थे, दो चीज के केस स्टडी लिए थे, करेक्ट। अभी नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टडिंग अबाउट द व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, कौन सा रेफ्रिजरेंट कहाँ पे यूज करना है। अगर आपको मालूम नहीं है तो ऑलरेडी जो सिस्टम आ रहे हैं मार्केट में वो तो सही आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको सिस्टम बनाना है तो हाउ शुड यू सिलेक्ट द रेफ्रिजरेंट, व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट, कौन सा यूज करना है और कौन सा नहीं यूज करना है, इसके ऊपर हम लोग अगला सेशन में बात करेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं। और भी कोई डाउट है आपके तो और 5 मिनट में हम लोग डिस्कस करते हैं। कोई केस स्टडीज है, कोई आप आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो आप बताइए। सुबोध जी ते पेपर पाठवला का गुगल फॉर्मला? हॅलो अस्टेकर साहेब नाहीत वाटतं. हा, तो पेपर केला का, फ्लोट केला का? हा ठीक आहे. मग अजून काय आहे का? माझं तर लेक्चर झालेलं आहे. ओके. आणि आता पुढच्या वेळेला आपण रेफ्रिजरंट सिलेक्शन वर बोलू, म्हणजे असं. आणि यांचं बाकीचं काय काय झालेलं आहे, सरांचं काय काय झालेलं आतापर्यंत टॉपिक? हाँ तो जास्त बरं पडेल. निर्मय सर का टॉपिक क्या क्या हुआ है? सर सुपर हिटिंग सब कूलिंग मागच्या वेळेस चालू होतं सर. हीट लोड कॅल्क्युलेशन झालंय का? नाही, अजून नाही सुरू केलं. नाही. सायक्रोमेट्री? सायकोमेट्री झालंय. पीएच डायग्राम चालू होत्या सिस्टीमच्या आपल्या वेपर कम्प्रेशनच्या. बरं बरं बरं, मग ठीक आहे. म्हणजे यांचं जेव्हा येईल नंतर निरीक्षण वर बोलता येईल, कमिशनिंग वर बोलता येईल आणि ट्रबल शूटिंग वर बोलता येईल असं. तो जो हिटलोड कॅल्क्युलेशन तो पूर्ण व्हायला पाहिजे, त्यावर मग आपल्याला बाकीचे करता येते. ठीक आहे ना, तोपर्यंत मग होऊन जाईल. आता काय चालू आहे, पीएच डायग्राम चालू आहे. त्या सरांना काही प्रॉब्लेम होता, मे बी काही पर्सनल हे असेल तर ते आज ते अवेलेबल नव्हते, त्यामुळे मला दोन्ही लेक्चर घ्यावे लागले. तर काही हरकत नाही, नेक्स्ट टाइमला ते असतील. आणि मग नेक्स्ट टाइमला आपण जे आहे रेफ्रिजरेशन सिलेक्शन वर आपण रेफ्रिजरंट सिलेक्शन वर आपण बोलू असं. ठीक आहे. और कोई डाउट? नो सर. काय असेल तर पुढच्या वेळेला सांगितलं